भारती का ओसीडी क्या है, सुबह उठेगी बर्तन वर्तन कुछ साफ सफाई, और जब तक गंदगी ना निकले ना तब तक मजा नहीं आता इसमें। मैं पता कैसे हुई हूँ पति की वजह से। शूज आपने कहाँ से निकाले थे सुबह, और वही रखने होते हैं। हम क्या आपके तकिए पे रख देते हैं? जो बेड है ना मेरा, वो एकदम टाइट होना चाहिए कि जब बैठते तो ऐसा लगता है कि 150 बच्चे खेल के गए। ये कभी कभी होता है या रोज होता है? ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे। अरे मेरा साफ सफाई है, वो हर औरत करती भाई। वही देखो 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 ऑब्सेसिव। अगर आपको ऐसा हो रहा है कि हर ऑल्टरनेट डेज ऐसा हो रहा है, इसे ओसीडी कहते हैं। थैंक यू। सो हाय गाइस, वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। आज हमारे स्टूडियो में वो आई है जिनका गाना आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। इतनी रील्स बन चुकी हैं, इतनी वायरल हो चुकी हैं, और इनका पहला ही गाना हर्ष के साथ आ रहा है। मजाक कर रही है, डॉक्टर साहिबा है, और डॉक्टर को इतना ग्लैमरस हमने कभी नहीं देखा, इसलिए हम थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। और ये पहली डॉक्टर है जिनको हमने ढूंढ के निकाला है इंस्टाग्राम से, क्योंकि सच में ये मुझे कहता है कि तेरे को OCD है या तेरे को ये बीमारी है। तो मेरे को ना ऐसा लगता है कि मेरे को मतलब बीमारी है तो मैं बेड पे क्यों नहीं लेटी, क्योंकि कई कई बीमारियां ऐसी होती कि चलते फिरते आपको है और पता नहीं चलता। एग्जैक्टली। तो हमने इंस्टा पे इनके बड़े रील्स देखे हैं कि चंदन नाड़ी ऐसे करो शांति मिलती है, या ये वाली ऐसे करो। आज डॉक्टर को हमने बुला ही लिया यहाँ पे। और डॉक्टर कशिका जैन, वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। कशिका जैन, कशिक मतलब वो कशिश होना चाहिए था आपका नाम। मैंने इतनी हॉट डॉक्टर पहले कभी नहीं देखी सच में। मुझे लगता है आप डॉक्टरी का बताते बताते ऐसे कहेंगी मैं भी फिल्मों में आ रही हूँ। आप पहले तो बताइए कि आप शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल, 20 साल हो गए मेरी शादी को। ओहो हो, बहुत पुरानी बात हो गई। बहुत बुरा। ऐसा क्यों किया? आप तो ऐसे लग रहा है कि अभी जस्ट 25-26 कॉलेज से निकली आप। तुम्हें कैसे पता? ये मैं करूंगी ना बातें, कॉलेज से निकली। मैडम दिमाग की डॉक्टर है, उनको सब पता है दिमाग में क्या चल रहा है, और उनको ये भी पता है कि तू फिर इसीलिए दिमाग से हिला हुआ है, ऐसी बातें पूछ रहा है। आज आपसे बहुत सारी बातें पूछनी है, क्योंकि हम डे नाइट काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें रूटीन में हो रही होती है और हमको पता नहीं कि ये बीमारी है, हमको पता नहीं चलता। जैसे अक्सर मुझे बोलता है कि तेरे को साफ सफाई की बीमारी है। मेरे को उठते सारे, अगर ये टेढ़ा भी लेटा है ना तो मेरे को होता है मैं इसको सीधा कर दूं, रजाई सीधी करूं। ऐसा क्यों है ना? उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप प्लीज हमारे ऑडियंस को बता दें, क्योंकि हम तो क्या है मजाक में कॉमेडी में बोलते रहे, बट एक सीरियसली आपका जो प्रोफेशन है वो प्लीज बताइए ना, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश में है। यस ओके, सो सबसे पहले भारती एंड हर्ष, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और आपका और हमारा काम एक ही है, आप भी हंसाते हैं लोगों को और मैं भी हंसाती हूँ लोगों को, क्योंकि मेरे पास रोते हुए लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी लोग आते हैं जिनके जीवन में बहुत लंबे समय से कुछ ना कुछ परेशानी चल रही होती है। कोई एंग्जाइटी में है, कोई डिप्रेशन में है, किसी को रिलेशनशिप इशू है, किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई OCD के लूप में फंसा हुआ है। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर लोग मेरे पास आते हैं, तो जीवन से बिल्कुल निराश हो गए होते हैं। सो अब बिना किसी दवाई के उनको उस फेज से बाहर निकालना, उनको वापस से जीना सिखाना, इस सारे प्रोसेस में वो जो अपने आप को खो चुके होते हैं वो वापस से अपने आप को पा लेते हैं। सो मैं जैसे एंग्जाइटी देखती हूँ, OCD देखती हूँ, डिप्रेशन देखती हूँ, रिलेशनशिप इश्यूज़ देखती हूँ, लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम, ये सब आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एक पेंडेमिक की तरह फैलती जा रही है। सो अब लोग बहुत ओपन हो गए हैं। अब वो बात नहीं रहेगी, कोई ना हेजिटेट करेगा या ऐसा है कि टैबू अब वो ख़त्म होता जा रहा है। अब लोग खुलकर बोलते हैं। अगर जैसे आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी स्टोरी भी आकर कैमरे पे शेयर करते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड के जिन्होंने ओपनली अपनी एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में, अपने डिप्रेशन के बारे में बात की है। और अभी बहुत सारे केसेस में ऐसे देखती हूँ कि मैं अपने मुंह से तो नहीं नाम ले सकती, लेकिन आई होप कि किसी दिन वो खुद ही रिवील करेंगे कि हमारी ये स्टोरी थी और हम ऐसे क्योर हुए। सो हाँ, मेरे पास हर तरीके के लोग आते हैं, मतलब बॉलीवुड के बिजनेस टाइकून और IAS PCS, मतलब हर लेवल का पर्सन आता है, मतलब इतने अमीर नेता अभिनेता सब आते हैं। उनको भी ये चीज़ की प्रॉब्लम होती है। मेरे को एक पूछना है, गरीबों को डिप्रेशन होता है या अमीरों को ही होता है? सबको हो सकता है। डिप्रेशन ना आपकी गरीबी और अमीरी नहीं देखता है। सो गरीब को भी हो सकता है और अमीर को। रीज़न अलग अलग होंगे, अमीरों के रीज़न अलग होते हैं और गरीबों के रीज़न अलग होते हैं डिप्रेशन में जाने के। सो डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, सही कहा, पर रीज़न सबके अलग अलग होते हैं। आजकल जैसे अमीरों में स्माइलिंग डिप्रेशन सबसे ज़्यादा फेमस है। स्माइलिंग डिप्रेशन? यस। स्माइलिंग डिप्रेशन मतलब एक पर्सन डिप्रेशन में है, वो फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, उसका डेली रूटीन हैम्पर हो रहा है, उसका वर्क एफिशिएंसी घट रही है, लेकिन वो स्माइल कर रहा है, फेक कर रहा है कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल,
सब बिल्कुल ठीक है, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको घबराहट भी हो रही है, उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी चल रहे हैं, हर बार उसको पुश करना पड़ रहा है, धक्का देना पड़ रहा है अपने आप को कि आज का एक दिन और काट लो। उसके दिमाग में अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन वो क्या है, फिर भी सबके सामने बस बहुत बढ़िया, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ अच्छा है, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। जब तक कि हम सबकी ना एक कैपेसिटी होती है, जैसे हमारे घर में एक बकेट होती है, तो एक बकेट की अगर 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर कुछ तो कैपेसिटी है, आपने टैप ओपन किया तो वो फिल होती रहेगी, लेकिन एक टाइम तो आएगा ओवरफ्लो करने लगेगी। जब बिल्कुल ही उनका बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, तब जाकर वो बिल्कुल टूट कर बिखर जाते हैं, और उसके बाद वो हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो साइंस बॉडी दे रही थी, जो साइन मेंटल आ रहे थे, यानी कि माइंड से सिग्नल आ रहे थे, इमोशनल लेवल पर अच्छा फील नहीं कर रहे थे, उसे कॉन्स्टेंटली इग्नोर, डिनायल नकारा उसे। तो एक लेवल के बाद क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है आपकी बॉडी भी, आपका माइंड बन जाती है। मतलब बॉडी इतना टॉर्चर करती है फिर आपको, क्योंकि वो दिल की धड़कन जो आपकी बढ़ गई है वो नॉर्मल ही नहीं हो रही है। आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप ब्रीदिंग कर रहे हो, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो रही है, क्योंकि आपने उसे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। अब बॉडी प्रोग्राम हो गई है और कंट्रोल कर रही है। जो हमें सर्व करने के लिए गॉड ने हमें दी बॉडी, अब वो हमें कंट्रोल कर रही है। तो बॉडी बहुत बुरी मास्टर है। वो सर्वेंट की तरह तो बहुत अच्छा काम कर सकती है, लेकिन जब वो मास्टर बनती है तो आपको बहुत सताती है। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स के सिग्नल्स भेजते रहना, बिना बात के, बिना किसी बात, कोई लॉजिक ही नहीं, इंट्रूसिव थॉट, ऊट पटांग थॉट, कुछ भी आ सकता है। नेगेटिव थॉट्स बिना बात के आना, जब आदमी बैठा होता है। और कई बार हम देखते हैं कि एक इंसान होता है जो सोचता है कि मैं पैसा कमा लूंगा मेरे पास, या जब मेरी शादी हो जाएगी, या जब मैं घर ले लूंगा तब सब सही हो जाएगा। और जब वो घर ले लेता है और उसे लगता है कि अरे यार सही क्यों नहीं हो रहा, मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही, मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा, वो टाइम पर क्या लगता है कि डिप्रेशन की शुरुआत होती है इंसान की, असंतुष्टि से। सबसे पहला ना फॉल्ट हमारा अपब्रिंगिंग का है। हमें शुरू से सिखाया जाता है इतना अचीव कर लो, उसके बाद मज़े करना, फिर दूसरा लेवल अचीव कर लो, फिर उसके बाद मज़े करना। तो एक्चुअली हमारे अंदर प्रोग्रामिंग हो जाती है कभी सेटिस्फाइड नहीं होने की, और जैसे ही हम कुछ अचीव करते हैं फिर से हमें कुछ और आगे दिखना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा हमसे आगे ही रहेंगे। सो उससे सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, और आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपका लगातार बाहर से जो कनेक्टेड है, 5 सेंसेस से हम बाहर से कनेक्टेड हैं। हम देख रहे हैं उसने ये गाड़ी खरीद ली, उसने ये अचीव कर लिया, उसकी इतनी फिल्में आ गई, उसने इतने करोड़ बना लिए, ये कर लिया वो कर लिया, और हर समय इन सेंसेस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, क्योंकि आज हर आदमी सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है, और घंटों वो अपने परिवार को नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा है कि क्या चल रहा है दूसरों की लाइफ में, और मुझे तो बस ये लाइफ मिले तो मज़ा आ जाए, अभी जो मेरी लाइफ है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है। तो वहाँ से क्या है, वो नेवर एंडिंग कंपटीशन है, स्ट्रेस है लगातार का, और वो स्ट्रेस हार्मोन्स इतने रिलीज हो रहे हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनल, इतना रश आ रहा है, नोरोपिनेफ्रिन, इतने ज़्यादा जो भयानक स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, बॉडी की केमिस्ट्री बिगड़ जाती है, सिग्नल्स फिर गलत आने लग जाते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि आपके अंदर ऑटोमेटिक थॉट आएंगे कहाँ से, आप जो देखोगे कंज्यूम करोगे, जो देखोगे जो सुनोगे। अभी हम यहाँ बैठकर मजाक ना ये करें, दुखड़े ऐसे रोने लग जाएं, तो कुछ देर बाद ऐसा लगने लगेगा यार दुनिया में दुख ही है बस। आपकी कॉमेडी देखते हैं तो लोग क्या है उस टाइम पर सब कुछ दुख दर्द क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि लगातार उनकी सेंसेस इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, कुछ हंसी मजाक की, कुछ लाइट नोट पर लेकर जा रही हैं, तो एकदम इंस्टेंटली उनको अच्छा फील होने लग जाता है। लेकिन क्योंकि उनकी लाइफ की रियलिटी तो चेंज होती नहीं है, तो वो टेम्परेरी रिलीफ मिला और वापस उनको दिख, अरे मेरी लाइफ की तो रियलिटी ये है, तो वो वापस से वही लूप घूमता रहता है। तो कोई भी ऑटोमेटिक थॉट आ रहा है उससे घबराना नहीं चाहिए, सिर्फ वो एक सिग्नल है कि देखो तुम्हारे अंदर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फीड हो गई है, उसको फ्लश आउट करो। वो सिग्नल है, मतलब उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि आपके थॉट्स, आपका बिहेवियर, आपके इमोशंस, आपके बॉडी के सिग्नल्स आपको गाइड कर रहे हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है, वो बता रहा है कि ये तुमको फिक्स करने की जरूरत है भाई, ये प्रॉब्लम कर ली है तुमने। जब हम कुछ गलत खा लेते हैं या हमको उल्टियां हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, तो बॉडी अपनी क्लीनिंग खुद कर लेता है, लेकिन मेंटली क्लीनिंग खुद नहीं हो सकती। अगर कोई बुरा विचार आ गया तो कभी कभार नेचुरली निकल भी जाता है, लेकिन कभी कभार वो ऐसा स्टक हो जाता है, किसी का बैड ट्रॉमा है, किसी की बेइज्जती हुई है बहुत बड़ी वाली, या किसी पे कोई केस हुआ है, या किसी को कोई मार पड़ी है, या नुकसान हुआ है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, कुछ सालों पहले मेरा नुकसान हुआ था, तो मेरा बिजनेस में से कॉन्फिडेंस लूज हो गया था,
कि यार अगर मैं इतना बड़ा नुकसान कर सकता हूँ तो क्या मैं सक्षम हूँ कंपनी चलाने के लिए, या कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा था कि यार ये ऐसे ही होता है और मेरे को तो आता ही नहीं है। तो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस जो आपने 10-15 साल में बनाया है अपने आप को, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। फिर उसको नए से शुरू करना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस कैसे आती है और इसके लिए क्या करना है? जैसे आपने बोला कि अगर बॉडी में हम कुछ गलत खा लेते हैं तो बॉडी अपने आप ही उसको आउट कर देती है, वॉमिट या हमें डायरिया हो जाता है। सो अब मेंटल डायरिया यानी कि हमें ओवर थिंकिंग के रूप में होता है, लगातार कुछ ना कुछ दिमाग भेजे जा रहा है। तो आप क्या करते हैं, जैसे बॉडी में अगर आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो सबसे पहले आप खाना बंद करते हैं, ठीक है ना, और बॉडी को टाइम देते हैं उसको नेचुरली हील होने का। तो ऐसे ही सबसे पहले आपको ऐसी नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम करना बंद करना होता है। जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही होती है, नेगेटिव थॉट्स बहुत बढ़ रहे हैं, इंट्रूसिव थॉट्स बढ़ रहे हैं, तो चेक कीजिए कि आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्या सोचते हैं आप। तो अवेयर हो जाइए। अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है। और जैसे ही आप अवेयर हो जाएंगे कि अच्छा मेरे दिमाग में इस तरीके के थॉट्स हैं जो कि मुझे आइडिया दे रहे हैं, जैसे कि अगर मैं फेल ना हो जाऊं, मेरा पिछली बार नुकसान हो गया था, इस बार भी मैंने इन्वेस्ट किया, डूब गया तो क्या होगा, लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरा तो घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो ये सब क्या क्लू दे रहे हैं कि आपने जो पुराना कुछ हुआ था अभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया और आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। आप अपना इस टाइम पर कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। तो ये सब आपको आइडिया दे रहा है कि आपके इशू क्यों अराइज हो रहे हैं, क्यों आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी नेगेटिव फीड बंद कीजिए। अपना जो आसपास के लोग हैं उनसे नुकसान के बारे में डिस्कशन करना बंद कीजिए, सोल्यूशन के बारे में कीजिए। क्योंकि होता क्या है, हमारे को कुछ प्रॉब्लम हुई, हमने कॉल लगाया, 8-10 लोगों से डिस्कस किया, सब ने हमें और नेगेटिव कर दिया, यानी कि नेगेटिविटी को और बढ़ा दिया। तो हमारा डर जो इतना सा था वो इतना बढ़ गया। तो सबसे पहले तो आपको ये करना बंद करना होता है कि कहीं से भी अगर नेगेटिविटी आ रही है तो उसको बंद करो। जैसे फूड बंद करते हैं ऐसे ही नेगेटिविटी का डोज बंद कर दीजिए। फिर अवेयर हो जाइए और रिलैक्स, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ माइंड के लेवल पर अगर बढ़ गई है तो उसे वापस रेंज में भेजने के लिए टाइम लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से बॉडी में अगर सबको, अगर आप और हम सब डायबिटीज़ कोलेस्ट्रॉल चेक कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रेंज आएगी ना। तो ऐसे ही माइंड में भी सबको एंग्जाइटी की भी रेंज होती है, एक डिप्रेशन की भी रेंज होती है, एक ओसीडी की भी रेंज होती है, सबकी रेंज होती है। वो सब लिमिट्स में रहे तो सब ठीक है, लेकिन अब आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया तो उसे वापस से रीसेट करने में टाइम लगेगा। तो पेशेंस। अगर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स आपके किसी इंसिडेंट की वजह से आ रहे हैं, किसी पर्सन की वजह से आ रहे हैं, जैसे आपने बोला कि आपको लॉस हो गया था, आपका 15 साल का कॉन्फिडेंस एकदम शैटर हो गया कि मैं कर पाऊंगा नहीं, तो आप सेल्फ डाउट में चले गए। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि गलतियां सबसे हो सकती हैं, नुकसान किसी का भी हो सकता है। तो जो हो गया है आपके ओवर थिंक करने से वो वापस तो हो नहीं सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। तो सबसे पहले रेडिकल एक्सेप्टेंस, यानी कि होल हार्टेडली एक्सेप्ट करें, ये सोचें कि हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे ना बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि मुझसे ये हो गया, कैसे हो गया, मेरे मन में ये सवाल चल रहे हैं, ये सब हो गया मुझसे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आपने एक्नॉलेज किया, क्योंकि अगर आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो वो इमोशन बार बार आपको आएगा। तो आपने पहले एक्नॉलेज किया कि ये हो गया, नहीं। और रो लीजिए, आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, आपको गुस्सा आ रहा है गुस्सा निकाल लीजिए। एक बार जो इमोशन का उबाल आया वो निकल गया, अब बोलिए कि हो गया ये, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। यानी कि अब आप जो बट है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन है, वो पहले वाले स्टेटमेंट को इनवैलिडेट कर देता है। यानी कि जो हुआ मिट्टी डालो उस पर और आगे बढ़ो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपने क्या किया, अपने माइंड को बताया अब रोने धोने का टाइम हो गया, एंड। आप सोल्यूशन की तरफ फोकस करो, क्योंकि माइंड एक बार में एक जगह फोकस कर सकता है, या तो प्रॉब्लम की तरफ या सोल्यूशन की तरफ। जहां आप फोकस करोगे वो चीज़ बढ़ेगी। प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम और नजर आएगी, सोल्यूशन पे फोकस करोगे तो सोल्यूशन ही दिखते चले जाएंगे, लोग ही अट्रैक्ट कर लोगे आप, ऐसे लोग भी आपको फिर मोटिवेट करना, सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो रेडिकल एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो डायरिया चालू है, मेंटल डायरिया, ओवर थिंकिंग के रूप में, नेगेटिव थॉट्स के रूप में, मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क, क्योंकि हमारी सांस है जो हमारे बॉडी एंड माइंड को जोड़ रही है। आप देखिए जब भी आप नेगेटिव जोन में होते हैं आपकी सांसों की लय बिगड़ जाती है। एक छोटे बच्चे, आपका छोटा बच्चा है ना, उसको देखिए, वो पेट से सांस लेता है, जब सांस लेता है तो पेट फूलता है, और जब सांस छोड़ता है तो पेट अंदर जाता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये सब सिस्टम उल्टा हो जाता है, सांस पेट से नहीं आती, ऊपर से लेते हैं। तो उससे ही तो मेंटल इश्यूज बहुत जल्दी आते हैं। होते हैं हमारी सांस और ऊपर आती है, और जितना हम नींद में सबका पेट से देख लीजिए, हाँ, नींद में सब पेट से सांस लेते हैं, क्योंकि नींद में आदमी आराम से सो रहा होता है, आपका बिना उसके भी
फूला हो सकता है। सो ब्रेथ वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई भी आप ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको बहुत पसंद है, कुछ ऐसे खास लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनों के साथ टाइम स्पेंड करें ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज होगा जो सेफ्टी का एहसास कराता है। आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिसको आपको करने में मजा आ रहा है, आपके अंदर डोपामिन रिलीज होगा। ये सारे फील गुड केमिकल हैं, हैप्पी हार्मोन से। आपने एक बात, सॉरी मैं आपको ये कर रहा हूँ, बट आपने जो फैमिली वाली बात बोली ना, वो एकदम से वो होगी, क्योंकि मैं अभी कुछ पढ़ रहा था और उसमें जब क्योंकि हमारा देश भी तरक्की कर रहा है और अमेरिका भी 80s 90s में वो तरक्की कर रहा था जो शायद आज हम करने वाले हैं, तो हम अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रहे हैं। उसमें मैंने देखा कि एक ही चीज़ ने उस देश को हिला के रख दिया है, वो है अपने परिवार से टूट जाना, बच्चों से दूर रहना, परिवार में ना रहना, और हमको जोड़ के रखा हुआ इस पारिवारिक चीज़ ने कि भाई आज भी डिप्रेशन और वो जो सारी चीज़ें हम देखते हैं ना, वो परिवारों में बहुत कम होती है। परिवार में प्रॉब्लम्स होते हैं और प्रॉब्लम्स का सलूशन हो जाता है, लेकिन जैसे डिप्रेशन और ऐसी चीज़ आती है तो हमें एक लड़का दिखता है या एक लड़की दिखती है, औरत मर्द दिखता है जो घर में अकेला बैठा हुआ है। परिवार कितना इंपॉर्टेंट है आपके मेंटल हेल्थ के लिए, उस पर थोड़ा सा प्लीज हमें और बताइए ना। देखिए, परिवार का साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर परिवार में हार्मनी है तो जी। और हार्मनी का असली अर्थ ये होता है कि किसी एक ने हार मानी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो, और तभी हार्मनी मेंटेन हो सकती है। अब पहले बहुत जॉइंट फैमिली थी, बड़ी बड़ी फैमिली थी। अगर मम्मी पापा ने डांट दिया तो चाचा चाची ने प्यार कर लिया, दादी ने दुलार लिया, दादाजी ले गए बाहर को सिलवा लाए, तो कोई मेंटल ट्रॉमा होता ही नहीं था। अभी आया और गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सारे लोग जो हैं घर के 4 लोग हैं तो सारे के सारे कहीं ना कहीं बिजी हैं, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ऊपर से फोमो बहुत है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और वो जान ले रहा है लोगों की बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि हर एक को उस दौड़ में दौड़ना है, बात करने वाला नहीं है। आज ऑक्सीटोसिन की इतनी कमी होने लगी है, किसी को चाहिए, इसीलिए बहुत सारे यंगस्टर्स जो टीनेजर्स होते हैं वो इधर उधर इन्वॉल्व हो जाते हैं, कहीं पर भी बहक जाते हैं, क्योंकि उनको कोई भी तारीफ करता है, टाइम देता है, बस उनसे फिर कुछ भी करवा लीजिए आप। तो वो टाइम की कमी की वजह से आज बच्चे अपने माँ बाप से मौका देखते हैं कि कब बात करें, उनसे कब कहें, और उसमें भी टाइम की कमी है तो उनको एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता, और उनको बोल दिया जाता है अरे बस तुम्हारा तो रोज का ये नाटक है, ऐसे कोई नहीं है, हम नहीं पले हैं क्या, ये नहीं हुआ। कंपैरिजन अपने टाइम से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है सप्रेशन, और सप्रेशन की वजह से आता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी का लूप। क्योंकि कुछ भी नहीं है, कोई भी डिप्रेशन एंग्जाइटी किसी को नहीं आ सकता अगर उसका टाइम टू टाइम इमोशनल एक्सप्रेशन होता रहे। लेकिन जब इंसान भर जाता है तब बॉडी एंड माइंड मिलकर डिसीजन लेते हैं कि इसको फंसाओ लूप में, इसको डिस्कनेक्ट करो यहाँ से। मेरे बुक लिखी है डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप। सो उसमें भी उसका जो मेन है एसेंस वो यही है कि डिप्रेशन इज नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। क्योंकि मैं इतने लोगों से मिल चुकी हूँ अनगिनत कि मैं उंगलियों पे काउंट नहीं कर सकती, सबके अंदर इमोशनल सप्रेशन भरा हुआ है, इसीलिए उनकी बॉडी की केमिस्ट्री, ब्रेन की केमिस्ट्री बिगड़ जाती है। जो केमिकल इम्बैलेंस हम कहते हैं ना, हम चलती फिरती एक लेबोरेटरी है, हमारे अंदर सब जो हो रहा है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हंस रहे हैं हम, रो रहे हैं, सब कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बट ये इम्बैलेंस ऐसा क्यों होता है? अगर होता सबके साथ तो एक एज में सबके साथ होता, फिर सबके साथ क्यों नहीं होता? प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में है, लेकिन अगर किसी ने अपनी प्रॉब्लम पे बात कर ली, उसका सोल्यूशन खोज लिया, किसी ने पुचकार लिया, सपोर्ट कर दिया, है ना, तो वो तो चला गया। अब मुझे याद है कि मैं बचपन में जब छोटी थी तो हमें तो डांट भी पड़ती थी, थप्पड़ भी पड़ जाता था मम्मी का, ठीक है। आज बच्चों को अगर हल्का सा डांट दो तो उसमें माँ बाप को भी टेरर हो जाता है कि कहीं मेरा बच्चा डिप्रेशन में ना चला जाए, और बच्चा भी दिल पे बहुत ले जाता है क्योंकि उसको प्यार करने वाला कोई नहीं है। कि अगर मैंने डांट दिया तो दूसरा उसको प्यार करने वाला नहीं है, तो वो अपने अंदर रख रहा है और अपने ही इमेच्योर एज वाले बच्चों से बात कर रहा है। या कोई भी पर्सन है, मान लीजिए उसकी संगत, एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रहते ही नेगेटिव लोगों के साथ हैं, आपके घर में ही आजकल इतने झगड़े हैं, किसी के घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा है, किसी के घर में हस्बैंड वाइफ, कोई नार्सिस्ट बैठा है, कोई टॉक्सिक बैठा है, तो उसमें बहुत बड़ा है। तो एनवायरनमेंट, जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं हमेशा बोलती हूँ आपका एनवायरनमेंट क्या है। मैं पूछती हूँ आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है। जिसकी भी फैमिली में कोई भी बहुत झगड़ा होता है लगातार, उसकी मेंटल हेल्थ एकदम से इंप्रूव नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जितना हम उसको हील करते हैं, उसके घर में उतने ही उसको ताने सुना दिए जाते हैं, उतना ही उसको डिटैचमेंट फील होता है, उतना ही उसको ये फील करा दिया जाता है कि ये सब बेकार के ड्रामे हैं, नाटक है। हाँ, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। हम ना अभी कुछ पॉडकास्ट कर रहे होते थे, मनोज बाजपेयी साहब के साथ जब हम बैठे थे, तब हम इस बात पे बड़ा हंसे थे कि डिप्रेशन आजकल आ गया है। बोले हमारे ज़माने में जब डिप्रेशन होता था तो माँ बाप 2 थप्पड़ लगा देते थे, सारा डिप्रेशन उतर जाता था।
एज ए जोक, एज ए बात के लिए ये बात बड़ी फनी और बड़ी आपको अट्रैक्टिव लगती है, पर जब प्रैक्टिकली आप देखा जाए कि एक डिप्रेस्ड आदमी को आप थप्पड़ मार के बोलो कि यार सब ठीक हो जाएगा। यस, जो रियली डिप्रेशन में है वो वही लोग हैं जिनको किसी भी एनवायरनमेंट से कोई भी आप कुछ भी चेंज कर लीजिए, कितनी भी अच्छी बात बता दीजिए, उनको एकदम से कोई भी सोल्यूशन दे दीजिए, उन पर एकदम से असर नहीं आता। वो फिर भी अपने आप से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, वो होपलेस, वर्थलेस और हेल्पलेस फील करते हैं। और बहुत सीवियर में डिप्रेशन में जाने के बाद इंसान धीरे धीरे सुसाइडल भी होने लगता है। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी। लेकिन वो लोग जो आज अपने आप को डिप्रेशन एकदम से ऐसे बोल देते हैं, वो एक्चुअल में डिप्रेशन में नहीं होते। वो सब सिचुएशनल डिप्रेशन होता है कि आज कोई बात आई, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, मैं डिप्रेस होकर सेट होकर बैठ गई, तो उसको प्रोलॉन्ग कर लेते हैं क्योंकि वो सोल्यूशन की तरफ फोकस नहीं करते। तो वो लाइट फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है जो किसी को भी कभी भी हो सकता है, आता है जाता है। क्या हम ऑडियंस को बता सकते हैं कि रियल डिप्रेशन क्या है और एक फैशन वाला डिप्रेशन क्या है? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आज मैं बड़ा सैड, तो आजकल वैसे भी ये थोड़ा रिवाज है, डिप्रेशन वर्ड बड़ा अच्छा लगता है। लोग, यार मुझे डिप्रेशन हो गया था, मैं 2 दिन डिप्रेशन में रही। अरे तो अब कैसे निकली तुम? वो तब क्यों नहीं निकली? मतलब डिप्रेशन एक वर्ड मुझे भी है। कई बार ये होता है कि आप आज बड़ा सैड फील कर रहे हो, आज आपको लग रहा है कि यार आज तो दुनिया में कुछ नहीं रखा, लेकिन आप जैसे ही सो के सुबह उठते हो तो आपको लगता है हाँ यार ठीक है, मजा आ रहा है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ये ऐसी, इसको भी डिप्रेशन कह सकते हैं जहाँ पर मुझे 2 दिन बुरा लग रहा है, सिचुएशनल? बेसिकली डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें कि सैडनेस लगातार बनी रहती है लंबे समय तक। हम कहते हैं 2 हफ्ते तक अगर आपकी वो सैडनेस बिल्कुल भी नहीं जा रही है, तब जाकर हम इसको डिप्रेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक आध दिन आप सैड हुए और आपने डिप्रेशन, लेकिन डिप्रेशन बड़ा पॉपुलर हो गया है आजकल। ठीक है, हर आदमी अपने आप को बोल देता है मैं डिप्रेशन में हूँ। अगर आपको ये पता है कि आप डिप्रेशन में, तो आप डिप्रेशन में है ही नहीं। ठीक है ना, एग्जैक्टली, क्योंकि आप डिनायल में होंगे। अगर आप डिनायल में हैं, अगर आप डिप्रेशन में सच में होते और आपको इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही होती, तो आप हेल्प सीख करते ही करते। जो स्माइलिंग डिप्रेशन वाले हैं, वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन मिक्स सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उनकी कैपेसिटी भी फुल नहीं हुई होती, वो डिनायल में जी रहे होते हैं। लेकिन वो अपना वर्क आप देखेंगे, हाई अचीवर्स होते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो स्माइलिंग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अपना काम, प्रोडक्टिविटी अच्छा कर पाते हैं। मतलब उनको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि उनकी लाइफ में वास्तव में इतनी कोई प्रॉब्लम, एकदम जितना आउटबर्स्ट करते हैं वो एकदम लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि वो अच्छी तरीके से नॉर्मली अपना काम संभाल रहे होते हैं। तो वहां पर वो वाला डिप्रेशन ऐसे नहीं ठीक होता कि आपने किसी को 2 थप्पड़ लगा दिए, वहां पर तो वो और सुसाइडल हो जाएगा। हाँ। ये पैटर्न इंटरप्शन टेक्निक होती है जो कि हम कभी कभी यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक लड़की आई, तो वो ना अपने भाई के साथ आई थी। उसका बहुत ज़्यादा घर का टॉक्सिक एनवायरनमेंट था। उसकी मदर को बहुत सीवियर ओसीडी थी, उसके फादर बहुत बड़े नार्सिसिस्ट थे, और बचपन से बहुत अब्यूज़ हुआ था उसके साथ, मारना पीटना। जो थपकी आती है ना कपड़े धोने की, उससे उसको धोया गया था पूरी तरीके से। बहुत मारती थी उसकी मदर, सारा काम करवाती थी, पढ़ाई छुड़वा दी थी, वो बहुत परेशान थी। तो धीरे धीरे उसके माइंड ने ये जोन बना लिया कि वो सबसे डिस्कनेक्ट हो गई और उसको पहचानना बंद कर दिया। तो उसका भाई बहुत परेशान रहा, वो जैसे तैसे उसको लेकर आया। तो पहचानती नहीं थी किसी को। ये माइंड ना एक ऐसा जोन बना देता है कि वो सब जानती है, लेकिन वो पब्लिकली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। वो डिस्कनेक्ट एक कि ये लोग अब मेरे नहीं हैं, ये मुझे सता रहे हैं। तो एक टेम्परेरी डिस्कनेक्ट। तो वहाँ पर उसका भाई बहुत ज़्यादा वरिड था उसके लिए। और वो लड़की मेरे कैबिन में आते ही बोलती है, ये लड़का मुझे किडनैप करके ले आया, ये मेरा भाई नहीं है। अब उसके भाई से हम पहले ही हिस्ट्री ले चुके थे, तो पता था कि भाई ही है, लेकिन ये क्योंकि परेशान है, वो मुझे समझ में आ गया था। तो हमने वहाँ पैटर्न इंटरप्शन टेक्निक लगाई और मैंने उसके भाई के साथ मिलकर प्लानिंग करी कि अब मैं तुम्हें बुलाऊंगी और बोलूँगी कि अच्छा तुम इस लड़की को किडनैप करके लाए हो, अभी मैं स्टाफ से तुम्हें पिटवाती हूँ और ये लोग तुम्हें बाहर ले जाएंगे और ऐसे ऐसे एक्टिंग करेंगे, तुम जोर जोर से चिल्लाना, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, और देखो तुम्हारी बहन अभी ठीक हो जाएगी, वो तुम्हें पहचानने लगेगी। तो ऐसे ही वो मेरे स्टाफ को मैंने बुलाया और वो कैबिन से बाहर ले गए, उसको मारने की एक्टिंग करने लगे, वो चिल्लाने लगा। तो 2 मिनट के अंदर ही छोड़ दो मेरे भाई को, छोड़ दो मेरे भाई को, छोड़ दो मेरे भाई को, मेरा भाई है, वो पहचानना शुरू कर दिया। तो ये बहुत समझकर टेक्निक हमें यूज़ करनी होती है, पैटर्न इंटरप्शन टेक्निक। लेकिन अगर कोई वास्तव में बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में है, उसके साथ अगर आप ऐसा करोगे तो ये तो बहुत इनह्यूमन है, ये बहुत गलत है। ये जैसे उन्होंने कहा कि बचपन में हम 2 थप्पड़ मार दिया करते थे। जैसे मैं ब्रीफली अपने चाइल्डहुड के बारे में बताऊं कि मुझे ना बड़े अपनी स्किन को लेकर बड़ा बुली किया जाता था। मैं बहुत ज़्यादा स्किनी थी, बहुत पतली सी थी बिल्कुल से। तो उसको ना लोग ऐसे बुली करते थे, मेरे को ऐसे हैंगर, चिमड़ी ऐसे भी बोल देते थे ना, कि ऐसे बहुत बुली किया जाता था मेरी अपीयरेंस को लेकर ऐसे। तो मैं कॉन्स्टेंटली उस एंग्जाइटी में रहती थी। मैंने बचपन में एंग्जाइटी फील की है कि कैसे होता है लिटरली।
शायद मैं इसीलिए इतने अच्छे से लोगों को संभाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने खुद उसको फेस किया, जिया है। तो कांस्टेंट हर दूसरे दिन मेरे पापा मुझे पेट के दर्द के डॉक्टर के पास ले जाते थे, क्योंकि मेरा एक एंग्जाइटी का कांस्टेंट सिम्टम मेंटेन रहता था, मेरे पेट में दर्द। कोई कहता था कीड़े हैं, कोई कहता था नाप उतर गई है इसकी, और लोगों के मुंह में तो बकवास भी आ जाती थी, तो वो बोल देते थे कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पापा ने इतने पैसे लगाए, उस ज़माने में जो सबसे अच्छे डॉक्टर थे हमारे शहर के, उस पर लेकर जाते थे, लेकिन उनसे मेरा पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ, क्योंकि लगातार मेरे अंदर एक एंग्जाइटी थी, और उसकी वजह से मैं धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में भी, स्टडीज़ में पीछे होने लग गई थी। और उस वजह से मेरे को पता है कि कैसा एक्चुअल में डिप्रेशन फील होता है, कैसे एंग्जाइटी फील होती है। उस टाइम पर मम्मी का प्यार भी काम नहीं आता था, क्योंकि उनको नहीं पता ना मुझे स्कूल में जाके क्या फेस करना है। उन्होंने तो मुझे बहुत प्यार कर लिया, डांट भी देते थे कि क्या हर समय ये रोना लगा रखा है, नहीं समझ पाते थे, वो भी काम नहीं आता था। तो जो रियल में फील कर रहा होता है ना, सफ़र कर रहा होता है, उस पर बहुत ज़्यादा एकदम से प्यार लुटा देना या एकदम से उसको डांट देना कुछ भी काम नहीं आता। वो तो फिर एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और उसको दोबारा से उसके अंदर जो भरा हुआ है वो निकाल कर ठीक करना है। तो जैसे मेरे अंदर इन्फीरिटी आ गई थी उसकी वजह से कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं पढ़ने में भी अच्छी नहीं हूँ, और मैंने इतनी बार सुना कि ये लड़की ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, और जिस लड़की को इतना सुना कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, आज बड़ी मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि हमारे पास 42 कंट्रीज़ के क्लाइंट्स हैं, है ना, इतने सारे आपके अवार्ड्स, अचीवमेंट्स हैं, इतना सब कुछ है। आज वो बेशक कह देते हैं हमारी तो बेटी जाके कह देना अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे महीनों की वेटिंग होती है। सही कहा, महीनों की, मतलब अगर कोई कॉल भी करता है, बड़ी अथॉरिटी भी, तो एकदम से नंबर नहीं आता, महीनों की वेटिंग चलती है क्लिनिक पर। तो आज कह देते हैं, बोल देना मेरी भतीजी लगती है, मेरी ये लगती है, मेरा फलाना लगती है, ऐसे करके। हमें भी कह देते हैं फोटो खिंचा लेना, हमें जानती है ना, तो ऐसे यही कहते थे कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे लिटरली मैंने हजारों बार सुना होगा कि लड़की अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। मैं ऐसा था कि हर्ष में अगर कोई घर में आता था ना, मैं कोने में दुबक जाती थी, नमस्ते ना करनी पड़ता है या मम्मी ये ना कह दे कि जाकर पानी दिया, ऐसे था। आप जब आपको अपने आउटलुक पे कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आप दुनिया में सबसे पहले, चाहे आप कुछ भी बोलो सीरत, लेकिन सबसे पहले इंसान सूरत देखता है, और वो देख के आदमी एक अपनी अजम्पशन बनाता है, फिर आपसे जब दोस्ती होती है तब बात होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने वजन को लेकर, हम तो अपने वजन को लेकर बहुत जोक्स मारते हैं, और कहीं ना कहीं भारती को हम जब देखते हैं या भारती को जब सब सक्सेसफुल देखते हैं तो लोगों को लगता है कि यार सही है, इसने सही किया, पर कहीं ना कहीं इसने उस चीज़ को, जो चीज़ उसकी कमज़ोरी थी या जिसको लोगों ने बताया कि ये कमज़ोरी है, उसने उस चीज़ को ताकत बनाया और उसको घुमा के सक्सेस का पहाड़ बना के उस पर चढ़ गई। लेकिन मुझे जैसे आपको स्किनी के मिलते थे, मुझे तो वो मिलते थे बहुत ऐसे, इसने कुछ नहीं करना, इसका बस 12th है, फिर शादी, फिर ये वो, तो ऐसे लगता था कि मैंने कुछ नहीं करना। मैं और भारती एक बार बात भी कर रहे थे, मैंने बोला भारती तू अगर एक्टिंग नहीं करती और अगर तू कॉमेडियन नहीं होती तो तेरी लाइफ का क्या प्लानिंग था? कहते बस हर्ष कुछ नहीं, शायद मैं आईपीएस करती क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी, और अगर आईपीएस नहीं कर पाती तो मेरी किसी न किसी से शादी हो गई होती। मेरे 3 बच्चे होते, मैंने खुद ही सोच लिया 3 बच्चे होते। और मेरे सच में अगर मैं ये सब नहीं करती तो मैं शायद आईपीएस कर लेती, या फिर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही होती राइफल शूटिंग में, क्योंकि मैं राइफल शूटिंग करती थी और मैं पागल थी उस शूटिंग के पीछे। बट अरे नहीं कर पाओगे, फिट नहीं है, ये तो मोटी है, कैसे पकड़ेगी 1 घंटा 80 मिनट राइफल, ये वो ऐसा सब होता था। बट कहीं ना मैं पता नहीं कैसे, कई होते ना बिंदास बच्चे जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता आप मोटे कह रहे हो तो। बट बाद में मुझे यहाँ पे जब बॉम्बे आके लोग अप्रिशिएट करने लगे तो मुझे होता था कि हाँ ये बोलना मोटा, मैं तेरे को जवाब देती हूँ इसका। मेरे को ऐसा होता था कि इस मोटापे का जो तू मुझे मोटी बोलेगा उसका जवाब है मेरे पास, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लेकिन ये बहुत कम लोगों में होता है और कि जो ऐसा इतना, बहुत सारे टीनेजर आज इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जहाँ पर वो अपना इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट नहीं करते क्योंकि उनको है कि कमेंट गलत आ जाएंगे। एक बच्चा था जिसने कमेंट्स की वजह से सुसाइड कर लिया था, एंड इट वाज रियली डिप्रेसिंग कि मैं कमेंट करने वालों को तो गलत बोलूँगा ही, लेकिन जो कमेंट सह रहा है उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये तो कोई रैंडम आदमी फेसलेस कोई कमेंट कर रहा है, ओके, इट्स ओके। तुमको किसी ने कुछ बोल दिया तो ओके यार, ठीक है, जान ले लेने वाली बड़ी बात तो आपको नहीं करनी चाहिए। तो वो बच्चों के लिए क्या क्या तरीका है या क्या है? क्योंकि आजकल ना, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि व्हाट आर यू कंज्यूमिंग, आप कंज्यूम क्या कर रहे हो? क्योंकि एक तो मैं डिप्रेशन हूँ, प्लस मैं डिप्रेशन वाले और रील देख रहा हूँ,
प्लस मेरा एल्गोरिदम है, अगर मैंने 500 रील वो देखी है तो मुझे अगले 6 महीने तक वो ही डिप्रेशन वाली रील जाने वाली है, तो मैं उस वहां से निकलूंगा ही नहीं। बिल्कुल, वो रीइंफोर्समेंट होता चला जाएगा। जैसे भारती ने अपने जो उनका एक्स्ट्रा वेट था उसको उन्होंने स्ट्रेंथ बना लिया, तो ये एटीट्यूड सबका होना चाहिए, ये एटीट्यूड की बात है। अब उन्होंने क्या किया कि लोगों के मुंह पे ताले लगा दिए, इतना बड़ा अचीवमेंट का, जैसे आपने बोला ना, पहाड़ खड़ा कर दिया। तो ये एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, और ये डेवलप करने में पेरेंट्स को मदद करनी चाहिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्चुअली वी आर सेल्फ हेटर्स। हम सबसे ज़्यादा खुद से ही नफरत करते हैं, खुद को पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारा बचपन से ही कंपैरिजन बहुत ज़्यादा किया जाता है, कभी सिबलिंग से, कभी कज़न से, कभी और कुछ नहीं मिला तो पड़ोसियों के बच्चों से। तो एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कंपैरिजन इज़ नॉर्मल, और जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आज खड़े कर रहे हैं सब लोग, हर आदमी उस क्राइटेरिया में फिट होना चाहता है, तो वो खुद को पसंद कैसे करेगा? ठीक है, तो वहाँ से शुरुआत हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम बेहतर नहीं है, दूसरा इंसान अच्छा है, तो अब हम नहीं रहे, हम दूसरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम दूसरा कभी बन ही नहीं सकते, तो हम क्या है, हमेशा लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करेंगे। अब जैसे आपने बोला एक बच्चे ने कमेंट की वजह से सुसाइड कर लिया, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक लड़की आई काउंसलिंग के लिए, जैसे ही उसने मेरे कैबिन में एंटर किया, और मैं एकदम से ऐसे इल्यूजन में, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है यंग वर्जन ऑफ प्रियंका चोपड़ा, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, इतनी स्मार्ट ड्रेसिंग सेंस उसकी, और वो आकर बैठी और बिल्कुल टोटली डिप्रेस, नीचे मुँह कर। सो उससे बात कर पता चला कि उसको BDD है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें एक पर्सन अपनी ही, मेरी नाक ठीक नहीं है, मेरे होठ ठीक नहीं है, मेरा शोल्डर साइज ठीक नहीं है, मेरे ब्रेस्ट साइज ठीक नहीं है, कोई भी बॉडी पार्ट को लेकर उसको ऑब्सेशन हो सकता है, उसको डिसलाइक होती है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होती है उसको, और वो बार बार उसी के लिए इतना कंसर्न होता है, इतनी एंग्जाइटी के लूप में रहता है, और चेक भी करता रहता है, उसके साथ साथ OCD कंबाइन हो जाता है। तो बड़ा वियर्ड सा कंपल्शन था उस लड़की का, अपने आप को रूम में बंद करती थी और अपने सारे कपड़े उतार कर अपने ब्रेस्ट साइज को निहारती रहती थी कि ये छोटा है, ये ऐसा, मतलब इतना ज़्यादा उसको ऑब्सेशन था कि उसके दिन के 7 से 8 घंटे इसी चीज़ में लग जाते थे। अच्छा, इतना सीवियर है ये? इतनी एंजाइटी होती है, इतनी एंजाइटी होती है, अनकंट्रोलेबल एंजाइटी होती है पर्सन को। इसके भी लेवल होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। जिनको माइल्ड टू मॉडरेट होता है वो समहाउ अपनी लाइफ मैनेज करते होते हैं। कुछ लोग उनको दूसरों नोटिस करके देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को OCD है और उसको हर चीज़ ना एक परफेक्शन में चाहिए और वो बार बार ऐसा कर रहा है, एक आध बार किया तो कोई बात नहीं, करे जा रहा है तो दूसरे भी नोटिस कर लेंगे कि क्या बात है ये, कि बार बार ऐसा क्यों करे जा रहा है इसको, है ना, साथ में करना क्यों कर रहा है। तो OCD बहुत तरीके का होता है, और OCD अदर डिसऑर्डर्स के साथ भी कंबाइन हो सकता है। तो जैसे मैंने उसको बताया, उसको था BDD, और उसका ऑब्सेशन भी उसमें कंपल्सिव बिहेवियर हो गया था, 5 से 7 घंटे डेली चेक करना अपनी बॉडी को। बाप रे। अब एक बात बताइए कि एक 17 साल की बच्ची इतनी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बिल्कुल, और एकदम फिट, वेल मेंटेन और बड़े अच्छे परिवार से थी, वेल ऑफ फैमिली थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इतना ऑब्सेशन के लूप में हो गई। जब मैं उसके चाइल्डहुड में गई तो पता चला उसके फादर उसको ऐसे बोल देते थे, नाटी मोटी, ऐसे प्यार में, जैसे, क्योंकि उसकी हाइट, मतलब अब ऐसा नहीं ना कि हर लड़की 5 फुट 10 इंच की होगी ऐसे करके, तो लेकिन पेरेंट्स को बड़ा गलती, उसने क्या किया, एकदम से हाइट पकड़ी अपनी 10th क्लास के बाद, एकदम से हाइट पकड़ी उसने। कुछ बच्चे होते हैं लेट पकड़ते हैं, लेकिन जब वो एकदम हाइट नहीं बढ़ रही थी उसकी, तो उसके पापा उसको बोलते थे नाटी है, चबी है, मोटी, ऐसे, मोटी नहीं थी लेकिन प्यार में बोल देते थे। वो इतनी बार उसको रीइंफोर्समेंट हुआ, बार बार सुन के उसके अंदर बैठ गया कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। फिर वो शीशे के सामने घंटों तक खड़े होके कभी अपनी नाक देखी, कभी कुछ, और ऑब्सेशन आकर अटक गया उसकी ब्रेस्ट पर। और कितना वियर्ड सा कंपल्शन है ना कि और क्या यही लीड करता है प्लास्टिक सर्जरी, अनवांटेड प्लास्टिक सर्जरी, जो आपको जरूरत नहीं है बट फिर भी आपने थोड़ी ठीक करवा ली, एक थोड़ा नाक सही हो जाए, एक थोड़ा ये सही हो जाए। आप एक्टर हो, आपको फिल्म करनी है, वो बात पूरी अलग है, वो आपका प्रोफेशन है, वो उस पर डिस्कशन नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आम लोग हैं, जिनको आम दुनिया में रहना है, पर उन्हें लगता है कि नहीं यार, इस हीरो या हीरोइन ने किया है ना, तो मैं भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है। क्योंकि हम सब लोग कैसे सीखते हैं, हम खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं या हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो एनवायरनमेंट से हम उठाते हैं रेफरेंसेस। सो अगर कोई बॉलीवुड से करा रहे हैं, कोई भी सेलिब्रिटी करा रहा है ऐसे, तो ऐसा लगता है ये न्यू नॉर्मल है, ऐसे तो करा लेते हैं। जब हमारे पास चॉइस है, पैसा है, तो क्यों नहीं करा सकते? अगर ये करा सकते हैं, सेफ है, अफोर्डेबल है, हम भी करा सकते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हो गया, इंसान को लगता है कि नहीं, इनको भी तो कमी लगी होगी, अगर मुझे लग रही है तो नॉर्मल सी बात है। सही बात है। पहले मतलब जैसे ऑब्सेशन के नाम पर बस ये था कि एक साफ सफाई के ऑब्सेशन को ही OCD मानते थे। आज इतनी वैरायटी की OCD हैं
और किसी को किसी भी तरीके का ऑब्सेशन हो सकता है, जैसे मैंने इसको इतना बताया कितना वियर्ड ऑब्सेशन, और वो अपने पेरेंट्स से हर दिन जिद करी अब मेरी सर्जरी करा दो, मेरा ब्रेस्ट साइज बढ़वा दो। अब एक 17 साल के बच्चे का मतलब पेरेंट्स भी बड़ा हेल्पलेस फील करें, ब्रेस्ट साइज क्या बढ़वा दे, बड़ा सा एकदम से ना। और जब 17 साल के बच्चे ऐसी कोई डिमांड रखते हैं तो उनको पता है कि 18, 19, 20, 21 साल तक खुद भी सक्षम हो सकते हैं ये चीज करने के लिए, तो हम कितना रोक लेंगे। नहीं, और ऐसा है था भी तो सही ना, अगर आप ओवरऑल लुक किसी को भी देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है। तो बच्ची का जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग सब कुछ नॉर्मल था, करेक्ट। ऐसा भी नहीं था कि Natural वास्तव में जो कोई होता है, कमी हो। सही कहा। जो नेचुरल एक 17 साल के बच्चे का होना चाहिए वैसा था, लेकिन क्योंकि उसके दिमाग में ये ऑब्सेशन उसको इतनी एंजाइटी देता था अनकंट्रोलेबल, रात को भी उठ के कई बार उसको यही ख्याल, उसको सपने भी ऐसे ही आते थे कि लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि ये लड़की है या छक्का है, ऐसे वर्ड्स। मतलब ये मैम ये मेंटली बहुत वीक होते हैं लोग, जो तुरंत ही मतलब मेरे को कोई ऐसा बोलते हैं मैं तो घर जाके भूल जाऊं। ये वाले लोग कौन से होते हैं जिनको बहुत ये चीजें याद रहती है बार बार, जैसे आपने कहा ना कि रात को उठ के भी वो ऐसा बेचारी करती थी, बट ये मेंटली क्या वीक होते हैं लोग। मेंटली वीक और स्ट्रॉन्ग इस दुनिया में कोई नहीं होता, ये हमारा एटीट्यूड और एनवायरनमेंट हमें ऐसा बना देता है। सो ऐसा नहीं है कि कोई मेंटली वीक होगा तो ही उसको कोई डिसऑर्डर हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है। अब जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया आपको कि इस बच्ची के फादर ऐसे मजाक में कह देते थे, उसके दिमाग में उसको लेकर एक कंसर्न बैठ गई, उसने अपने आप को ऐसे मान लिया कि वो अच्छी नहीं दिखती है, कम है। आपको कोई क्या कह रहा है, अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप उसे रिजेक्ट नहीं करते हैं, तब वो दूसरे का व्यू आपका खुद का बन जाता है। मतलब दूसरे ने आपको एक चश्मा दे दिया, अब इससे दुनिया देखो आप। क्योंकि हमारा दिमाग क्या करता है, फिल्टर्स यूज करता है। हमारा दिमाग कुछ इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देता है, करेक्ट, कुछ को मॉडिफाई कर देता है और कुछ को एक्सेप्ट कर लेता है, जनरलाइज कर देता है। और ये होता किस बेस पर है, जो हमारे बिलीफ बने हुए हैं, हमने जैसा एटीट्यूड डेवलप कर लिया है, जो हमारे पास मेमोरीज पड़ी हुई हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं लाइफ की, जो हमारे सेट प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे को जब हम शुरुआती 8 साल में होते हैं, जब बार बार कोई चीज़ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें बताई जा रही है, तो वो हमारे अनकॉन्शियस पैटर्न्स बन गए हैं। तो इन सब के बेसिस पर मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मानती हूँ कि मैं अच्छी नहीं दिखती फॉर एग्जांपल ऐसे, या मैं कुछ कर नहीं सकती, तो अब किसी ने मुझे ऑफर किया कि ये अपॉर्चुनिटी है, देखो आपके लिए अच्छी रहेगी, तो मेरा दिमाग ऑलरेडी उस इन्फॉर्मेशन को ऐसे बोलेगा, इसको क्या पता, मैं नहीं कर पाऊंगी ये चीज़। वो ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट करना चाहेगा या मॉडिफाई करना चाहेगा कि अगर करा भी तो मुझसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं हो पाएगा। तो वो उसका डिस्टॉर्टेड मीनिंग निकाल रहा है, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपनी इनकेपेबिलिटी मान लिया कि मैं इस लायक नहीं हूँ। अब किसी का इससे ऑपोजिट है, उसको लगता है अरे यार हमसे नहीं होगा तो किससे होगा, ठीक है, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, और नहीं भी होगा तो सीख कर जो है ना मेहनत कर दिखाऊंगी, साबित कर दूंगी। अब कोई डिफिकल्ट चैलेंज भी होगा और कोई कह भी रहा होगा यार बड़ा मुश्किल है, रहने दो, तुमसे नहीं होगा, अरे भाई हमसे नहीं होगा तो किससे होगा, एटीट्यूड आएगा फौरन एकदम से, ठीक है। वो बंदा नई स्किल्स भी सीखेगा, एफर्ट्स भी डालेगा, सब कुछ करेगा और प्रूव करके दिखा देगा कि ये तो होगा। तो सब कुछ ना हमारे अंदर से होता है कि हम अपने बारे में क्या मानते हैं, हमने अपनी क्या सेल्फ इमेज बना लिया है, हम क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्या रिजेक्ट करते हैं और किस चीज़ का मीनिंग कैसे निकालते हैं। जैसे बहुत ही जनरल एग्जाम्पल ताकि ऑडियंस सब समझ जाएगी। आज आपने किसी को फ़ोन मिलाया और उस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया, एक मामूली सी सिचुएशन है। अब इसका मीनिंग क्या इतना डिस्टॉर्टेड निकालते हैं लोग, मुझे इग्नोर कर दिया, जानबूझ के मेरा फ़ोन नहीं उठाया। कोई उनसे पूछे तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें कैसे पता है कि सामने वाले ने तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तुम माइंड रीडिंग कर रहे हो। तो ये एक डिस्टॉर्शन है, यानी कि सोचने का एक गलत तरीका, माइंड रीडिंग, जिसमें आप दूसरे के थॉट्स को जानते हो, ये क्लेम करने की कोशिश करो, जो कि एक बहुत ही फिजूल सी एक्सप्लेनेशन आप अपने आप को दे रहे हो। तो आप अपने आप को मीनिंग देकर सफ़र कर रहे हो। आपने कहा कि उसने मेरा फ़ोन जानबूझ के नहीं उठाया, इग्नोर कर दिया, आपने अपने लिए सफरिंग चूज कर ली। अब आप जले जाओ, भुने जाओ, और क्या पता बेचारे की कोई मजबूरी हो या उसको पता ही ना चला हो, कहीं शोर शराबे में हो, आपकी कॉल का पता ही ना चला हो, वो तो मजे में है, लेकिन आप एक गलत मीनिंग निकालकर आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो। तो एक्चुअली हमें दुनिया में कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, हमें कोई बीमार नहीं कर सकता। ये हम जो आसपास से लेते हैं उसका क्या मीनिंग देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मीनिंग कैसे निकालते हो किसी भी चीज़ का। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मेरे को यही लगता है कि आपको आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो ये बिलीव करना चाहिए, और ये सच भी है आई थिंक। पर उसका क्या करें कि जब आदमी सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, समझने के लिए ही रेडी नहीं है, ये भी होता है। और हमने बहुत ऐसे लोग देखे, या आपने आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे जो डिनाइल में रहते हैं, जिनको जो आए हैं आपके पास, अगर वो आपके पास आए यानी कि उनको पता है कि देयर इज अ सम प्रॉब्लम,
पर वो डिनाइल में रहते हैं, या कई बार कोई आदमी आपको बता ही नहीं पा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे उस बच्ची ने बता दिया कि मेरे पापा मुझे ऐसा ऐसा बोलते थे, और आपने राइटली उसको पकड़ा और फिर उसकी चीज़ को आपने सॉल्व किया। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि बंदे को पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि मेरे पास पेरेंट्स ले आए या और भी कोई घर में हस्बैंड ले आया, कोई भी है, किसी को इशू है, अब वो पर्सन डिनाइल में है तो वो इन्फ्लुएंस में आ तो गया। जैसे अभी रिसेंट एक केस आया मेरे पास, उसको बहुत सीवियर क्लीनिंग ओसीडी थी, इतनी क्लीनिंग ओसीडी थी कि अगर कोई घर पे आ जाए तो वो बैठा भी है ना तो यही वेट हो रहा है कि इसने यहाँ छू दिया, ये छू दिया, ये उठे और मैं जाऊं और सब संगवाऊं। सेम भारती नहीं, भारती की मासी। सेम भारती की जैसे मासी, मेरी मौसी तो ये इसको भी है, इसका भी इस पे आते हैं, बट पहले मौसी का बताते हैं जो आप एग्जैक्टली बता रहे हो ना, सेम ऐसी। जैसे आप मेरी मौसी हो, मतलब मैं मौसी हूँ और आप मेरी गेस्ट हो, तो आपने ऐसे किया ना तो फिर मैंने ऐसे कर दिया तो उसने गिनी जाना कि 1 2 3 4, तो उसने वो मेरी मौसी जैसे आप जाओगे पूरा टेबल सर्फ से धोएगी, कुर्सी का कवर चेंज होगा, पूरा ऐसा। पति पत्नी शायद गले भी नहीं मिलते, वो कहा कहती स्मेल आ रही है, कहाँ पे हाथ लगाया आपने, अभी कुंडी लगाई ना, हाथ धो पहले, ऐसा वाली है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसे ना मतलब उनको इतना ओसीडी था कि अगर कोई आ जाए, जैसे ना अगर यहाँ ऐसे कर, यूं भी नॉर्मली सी बात है ना, कोई कर ही लेगा, यहाँ छू लिया तो अब ये भी गंदा हो गया, चेन बन जाती है, ये भी गंदा, ये यहाँ रखा था तो ये भी गंदा हो गया। अब ये धुलने लायक है या नहीं है, ये धुलेगा और पूरा घंटों घंटों तक भी धुल सकता है रिपीटेशन में, जब तक सेटिस्फैक्शन ना आ जाए, जब तक अंदर से ये ना हो जाए कि हाँ ये हो गया साफ। अब उसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं और 10 घंटे भी लग सकते हैं। मेरे पास एक लेडी का केस चल रहा है जो बाथरूम में 23 घंटे रहती है, 23 घंटे, यस। और वो क्या करती है फिर ऑल्टरनेट डे अपना सब टॉयलेट यूरिन सब का प्रेशर होल्ड करके रखती हैं, कुछ खाती पीती नहीं ताकि अगले दिन ना जाना पड़े। हर ऑल्टरनेट डेज जाती हैं क्योंकि 23 घंटे रहती है, 23 घंटे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, 24 घंटे में तो बाहर आ जाती ना, 1 घंटा तो बाहर, पर 23 घंटे। और पता है आपको, फर्श, दीवार, बाल्टी, मग्घा, टॉयलेट सीट, हर एक चीज को पूरा इतना क्लीन कर देती है, हाथ ऐसे हो गए जख्म वाले। हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा वो साबुन भी आदमी की स्किन। हाँ, 6-6 पैकेट सर्फ के, बड़े बड़े 1-1 किलो के 6-6 सर्फ के पैकेट एक दिन में खत्म कर देना, साबुन की टिक्कियां खत्म कर देना इतना, और हर दिन सर से लेकर उसमें पैटर्न में नहाना, 5 बार ये हो गया, 5 बार ये हो गया, फिर 5 बार ऐसा हो गया, ऐसे कर। और अगर बीच में आवाज लगा दो और भूल गए तो दोबारा से साइकिल शुरू है। मम्मी हर्ष, इतना सीवियर भी हो जाता है, इतना सीवियर भी हो जाता यार है। ये तो बेचारे। ठीक है, तो अब वो लेडी आई मेरे पास, वो अपने बच्चों को इतना टॉर्चर करी, अपने हस्बैंड को, सबको ऐसे क्लीनिंग करा करा के बहुत बुरी नर्क जैसी जिंदगी हो गई। तो आई स्माइल करके बोली मेरे फादर और मेरे हस्बैंड ले आए हैं यहाँ पर। सो मुझे पहले ही मिल चुके थे वो, तो बोले लगी नहीं ओसीडी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब आराम से मैनेज हो जाता है, कुछ भी नहीं है, और आराम से हंस रही थी, जिसमें कि उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि अगर बच्चे से कहा तुम यहाँ से साफ कर दो तो बच्चे ने साफ कर दिया कि मम्मी कह रही है, मम्मी परेशान होगी वरना। हस्बैंड ने बात मान ली तो उनको ये लगा कि अरे मेरी तो सारी बात मानी जा रही है, तो जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा हो रहा है, बढ़िया। अब जब ये बात हमें तरकीब से बतानी तो पड़ेगी भाई फैमिली वालों को कि देखिए आपका जो पर्सन है वो डिनाइल में है, वो तो ठीक नहीं होना चाहता। अब आप यहाँ लेकर आए हैं तो मेरा फर्ज बनता है आपको बताने का। तो जब मैंने बताया उनको कि भाई इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले मैडम नर्क बना रखी है जिंदगी, नर्क। बच्चे पिटते हैं अगर इसकी बात नहीं मानते हैं तो खुशी खुशी थोड़ा ना करते हैं, डर के करते हैं कि इतना मारती है, इतना मतलब मैं आपको क्या शब्द यूज करूं। उन्होंने बोला कि इतना वाहियात हो जाती है, इसको ये भी नहीं याद रहता कि ये मेरा बच्चा है, इतना मारती है, इतना मारती है ये कि हमारी जिंदगी नर्क है कि अगर ये ठीक नहीं होती तो अब तलाक ही है। अरे बाप रे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, एक 6 साल का बच्चा, एक 9 साल का बच्चा, और दोनों को उधेड़ देती है बुरी तरीके से, इतना मारती है ओसीडी के लूप में। अब बच्चे हैं तो इधर उधर तो छुएंगे ही, अब हर समय ऐसे बंद कर तो नहीं बैठ सकते ना, तो इतना ज्यादा। और लेकिन वो लेडी बिल्कुल डिनाइल की थी, वहीं पर उसके फादर उस पर भड़कने लगे, अच्छा तू डॉक्टर साहब से ऐसी बात कह रही कि मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, हम क्या तुझे ऐसे ही लाए हैं यहाँ पर, ये इलाज करा चुपचाप से, दामाद जी की कोई गलती नहीं है भाई, वो तो इतने सालों से 10 साल हो गए शादी को, बेचारा आदमी सहरा हो गया है 10 साल से। मतलब बहुत ही ज्यादा ओसीडी जब बहुत सीवियर हो जाती है ना तो जिंदगी ऐसी ही बना देती है। और बड़ी वियर्ड ओसीडी भी है बहुत ज्यादा। मतलब पहले क्या था कि साफ सफाई वाली या दरवाजे कुंडे और गैस चेक करने वाली ही पॉपुलर ओसीडीज थी, या धार्मिक ओसीडी की अगर 10 मंदिर भी निकले हैं तो हर बार कंपल्सिवली आपको नमस्ते करना पड़ रहा है, प्रेयर करनी पड़ रही है, ये भी ओसीडी होती है।
और अगर नहीं करा तो भगवान कुछ कर देंगे, भगवान बदला लेंगे, ठीक है। मेरे घर परिवार का कुछ हो जाएगा। मेरी एक क्लाइंट है, वो 3 घंटे तक पूजा ना करें तो उनको ऐसा लगता है कि आज मेरे हस्बैंड वापस घर नहीं लौट कर आएंगे, कुछ हो जाएगा उनके साथ, और वो कंपल्सिवली प्रेयर करे जा रही है। हाँ। इतना डर हावी हो जाता है कि रियल लगता है इंसान को कि ऐसा हो ही जाएगा। एक हिस्सा उसके दिमाग का बता रहा होता है कि ऐसा नहीं होगा, कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन अंदर का डर इतना ज्यादा होता है कि उसको ऐसा लगता है कि नहीं कर ही ले, अगर हो गया तो व्हाट इफ। ये व्हाट इफ जो है एक थिंकिंग एरर है, अनसर्टेनिटी को बढ़ा देता है। अगर हो गया तो तू वापस कैसे करेगी, सही बात है, ठीक है ना। अगर कुछ हो गया तो हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, फियर इतना एक्सट्रीम हो जाता है। सो ये ओसीडी सिर्फ साफ सफाई से रिलेटेड सीमित नहीं है, कोई भी एक चीज में, जिस ओसीडी में 2 चीजें होती हैं, ऑब्सेशन और कंपल्शन। ऑब्सेशन होता है माइंड में, यानी कि रिपीटेडली कुछ चीज बार बार माइंड में आ रही है, या तो कोई इमेज बन रही है। जैसे मेरे क्लाइंट है, उनके दिमाग में इमेज बनती थी कि वो अपनी डॉटर का गला काट रहे हैं। ऐसे एक लेडी है, उसके दिमाग में ऐसे है कि उसका न्यू बॉर्न बेबी 3 महीने का लेटा है और वो उसे दबा के मार रही है, ऐसी इमेज बनती थी, वियर्ड इमेज ऑटोमेटिकली। या किसी के दिमाग में थॉट भी बन सकता है, ये गंदा है, या कुछ भी, साफ सफाई नहीं, कुछ भी ऐसा करके, या मैंने वहाँ दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, कुछ भी बन सकता है ऐसे। या मैंने आज सुबह भगवान को जैनी करी थी तो भगवान जो है ना कुछ बदला लेंगे हमारे से, बुरा मान जाएंगे, कुछ भी। कोई भी थॉट बार बार आ रहा है, कोई भी इमेज बार बार रिपीट हो रही है, कोई भी अर्ज बार बार आ रही है, ये हो गया आपका ऑब्सेशन। अब इस पर अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो ये हो गया आपका कंपल्शन, कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपका जो ऑब्सेशन है वो आपको चैन नहीं लेने दे रहा है, आपको इतना सीवियर एंजाइटी हो रही है, आपको फियर लग रहा है, आप अनकंट्रोलेबल हो गए हैं। तो शुरुआत में तो माइल्ड लेवल पर ही होता है, फिर धीरे धीरे वो मॉडरेट और फिर सीवियर तक भी चला जाता है। जो लोग इलाज नहीं कराते, फिर उनकी ज़िंदगी दवाइयों और थेरेपीज़ पर ही चलती है। माइल्ड टू मॉडरेट में ही अगर आपने होश ले ली तो आपको कभी भी सीवियर लेवल पर नहीं जाना होगा और आप बिल्कुल क्योर हो जाओगे। लेकिन जो लोग जैसे मेरे पास आते हैं, क्या कोई 20 साल पुरानी ओसीडी लेकर, कोई 25 साल पुरानी ओसीडी लेकर, किसी की 10 साल, किसी की कुछ, तो वो जब आते हैं तो वो इतना ज़्यादा परेशान होकर आते हैं, क्योंकि कोई 5 साल दवाई खा चुका है, कोई 10 साल दवाई खा चुका है, किसी को शुरुआत में पता ही नहीं चली कि ओसीडी है, उसे कोई वीडियो देखकर पता चला, या गूगल पे जब उसने परेशान होकर सर्च किया तो उसे पता चला कि ये क्या बला है, अच्छा इसे ओसीडी कहते हैं। तो वो दवाई भी खा कर आया, दवाइयों में तो इसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि दवाई कैसे आपका थॉट प्रोसेस बदलेगी, कैसे आपके एक्शंस रोकेगी, वो सिर्फ टेम्परेरी वो सिस्टम को शट डाउन कर देती है और आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं उस चीज़ से, लेकिन फिर वो बार बार रिपीटेडली घूमता रहता है। तो वहाँ पर काम तो थेरेपीज ही करती हैं, लेकिन अगर कोई अनकंट्रोलेबल हो रहा है तो शुरुआत में कभी कभार थोड़ी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक्चुअल में ये थेरेपीज से ही, क्योंकि अब तो इतनी इफेक्टिव थेरेपी आ गई है, हिप्नोथेरेपी है, सीबीटी है, ईआरपी है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी है, मतलब इतनी एडवांस थेरेपीज हैं सब, उनसे ये ठीक हो जाता है पूरी तरीके से। और हम रिलैप्स भी नहीं होने देते, क्योंकि हम ट्रेन कर देते हैं पूरा। भाई आपने बॉडी एंड माइंड के किसी को ट्रेन कर दिया पूरी तरीके से, रीसेट कर दी केमिस्ट्री नेचुरली, डाइट के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए, कॉग्निटिव थेरेपीज के जरिए। और जैसे आपने पूछा था कि अगर किसी को पता ही ना हो कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है, तो उसके लिए हिप्नोथेरेपी, जैसे हम क्लिनिकल सेटअप में हिप्नोटाइज करते हैं किसी पर्सन को, तो हम वहाँ पर उसको उसके पास्ट में ले जाते हैं। मतलब जैसे अगर कोई इंसान 40 साल का है, उसको प्रॉब्लम है, तो हम उसको एज रिग्रेशन कहते हैं इसको, यानी कि उसी के ज़िंदगी के पिछले सालों में ले जाना और वहाँ जाकर इश्यूज़ के लिंक्स ढूंढना, क्योंकि बिना बीज के तो पेड़ बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो कॉज होगा ना उसका, तो कॉज ढूंढकर कॉज रिमूव करते हैं, उसका लिंक डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जैसे एक लेडी थी, उसको ना मूर्तियां देखते ही ऐसा लगता था कि ये मुझे आएगी और क्रश कर देगी। जो भगवान के स्टैच्यूज होते हैं, मूर्तियां होती हैं, उसको लगता था कि आएगी और मुझे क्रश कर देगी। उसको बहुत सीवियर फियर था। तो जब हम उसको हिप्नोथेरेपी में बैक ले गए तो पता चला कि जब वो 4 साल की थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ एक जगह गई थी जहाँ पर इस तरीके की बड़ी बड़ी मूर्तियां थी। बच्चे खेलते खेलते वो एक जगह बंद हो गई और बाहर से किसी ने उस मंदिर के दरवाजे बंद कर दिया, और वो इतनी विशालकाय मूर्ति देखकर बच्चा डर गया, और वो डर गया और वहाँ पे वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद ही जब ढूंढ मची तो बच्चे तो मिल गई, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली गई। अब वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसका डर कंटिन्यू था, और वो बड़ी भी हो गई, लेकिन वो मंदिर ही ना जाए। उसको ये लगे कि नहीं, मैं जाऊंगी तो मूर्ति आएगी, मुझे क्रश कर देगी। कहे भी तो किससे कहे, सब हंस रहे हैं इस बात पर। कभी पीरियड्स का बहाना बना के, कभी कुछ बहाना बना के अवॉइड करना उसे, लेकिन असली में ये डर था। और कह रही मुझे नहीं पता। मैंने कहा नहीं पता तो चलो थेरेपी करते हैं आपके साथ। फिर उसको जब पास्ट में ले गए,
तब उसको वो इंसिडेंट याद आया, तो उसने अपने मदर से कंफर्म किया कि ऐसा सच में हुआ था क्या, जो मुझे ऐसा उसकी मदर ने कहा हाँ ऐसा हुआ था, पर तुझे कैसे याद लगी? अच्छा मुझे याद आ गया और आपने भी कंफर्म कर दिया कि ऐसा हुआ था। फिर हमने उसी थेरेपी में उसको डिस्कनेक्ट कर दिया था वहाँ से, उस फियर से। तो वो जब हम कमांड देते हैं तो उसके फियर को रिलीज कराकर उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को इसके माइंड में चेंज कर देते हैं। क्योंकि कोई भी मेमोरी में 3 चीज़ें होती हैं, कुछ इमेजेस पड़ी हुई होती हैं, कुछ साउंड होते हैं आपके डायलॉग्स, और कुछ आपकी फीलिंग्स होती हैं। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप हिप्नोथेरेपी में भी चेंज कर देते हैं तो आपकी बॉडी एंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो रियल लगता है। क्योंकि बॉडी, आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं जानता। ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड है जो रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस जानता है। तो ये थेरेपीज इसलिए बहुत सक्सेसफुल हैं क्योंकि इमेजिनेशन में हुए हुए चेंजेस भी रियल में चेंजेस हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो जो पुरानी चीज़ें उनको फेड कर देते हैं, ब्लर कर देते हैं इमेजेस, साउंड को म्यूट करा देते हैं और फीलिंग्स को रिलीज करा देते हैं, और उसकी जगह एक नई मेमोरी इंस्टॉल कर देते हैं कि आपने इस टाइम पर ऐसे नहीं ऐसे रिएक्ट किया था। आप डरने के बजाय बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे। तो सबकॉन्शियस माइंड वो मेमोरी को रिप्लेस कर देता है। मैंने एक बार ये थेरेपी एक बार करवाई है, मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को किया और मैंने उसको बोला, मैं कहा यार मैं ना कुछ पता नहीं, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। बोला क्या कोई प्रॉब्लम है कुछ ये वो? मैं कहा नहीं यार, प्रॉब्लम्स वो नुकसान होकर टाइम हो गया, अभी तो सब सही है, पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आ रहा है, खुशी नहीं हो रही है। उसने मुझे थोड़ा हिप्नोटिज्म में ले गया और बोला कि सब सही है, जो जीवन में है वो सब याद दिलाया, योर लाइफ इज़ वंडरफुल, एवरीथिंग इज़ गुड, ये वो। आप मानोगे नहीं, उसके 15-20 मिनट बाद जब मैंने आँख खोली, 5-7 दिन तक तो मैं आसमानों में उड़ रहा था। मतलब आई वाज सो हैप्पी, ब्लिसफुल, ऐसा लगे कि यार जबकि कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ मेरी उसने वो चीज़ दिमाग में डाली कि भाई तू खुश है और मैं खुश था। इतना सिंपल चीज़ है और इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ है। लोगों को लगता है, लोगों को शायद भरोसा नहीं होगा कि ये क्या बोल रहा है, पर एक बार आपको ऐसी थेरेपीज़, अगर आपको ज़रूरत है तो आपको ऐसी थेरेपीज़ आपको रेगुलरली करनी चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव, क्योंकि एक इंसान को जीने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आज की लाइफ में है। पहले के ज़माने में नहीं करवाते थे लोग, क्योंकि पहले के ज़माने में इतना कल्चर ही ऐसा नहीं होता था कि जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग एक साथ मिल रहे हैं। एक गांव में 500-1000 लोग रहते थे, पूरा का पूरा जीवन निकल जाता था उन 1000 लोगों के बीच में। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ 16 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, वहाँ से 17 लाख देख रहे हैं, वहाँ से, तो आप देखते हो कि आपको तो 5-10 करोड़ लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो और कितनी नज़रें लग रही है, कितना क्या लग रहा है वो आपको पता नहीं है। तो आई थिंक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल्सो एक चीज़ कि अगर आपके अपॉइंटमेंट्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं मिलने, तो अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना है या कनेक्ट करना है तो सच में महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। जी, महीनों का इंतज़ार करना होता है, महीनों से लेके साल तक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। कोई भी अगर कांटेक्ट करता है, तो जैसे मैं इतना कंटेंट इसीलिए बनाती हूँ यूट्यूब पर भी, ताकि वो लोगों की भी हेल्प हो सके जो मुझ तक टाइमली नहीं पहुँच पा रहे हैं, या जिनके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिनकी किसी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है, वो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। इसलिए मैं उसी मोटिव से ये कंटेंट बनाती हूँ। और मेरी ऐप भी है, डॉक्टर कशिका जैन ऐप। उस पर फ्री मेडिटेशंस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। स्पेशल OCD के लिए अलग, डिप्रेशन के लिए अलग, एंजाइटी के लिए अलग, ताकि वो लोग फ्री में ऐप को डाउनलोड करते हैं और घर में बैठकर ही प्रैक्टिस तो चालू करें। क्या बात है। और सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो बनाती हूँ, ये नहीं कि केवल सिम्टम्स बताए, सोल्यूशन क्या है उसका पूरा एक्सप्लेन करके बोर्ड पे समझा कर, और कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करती हूँ। चाहे वीडियो 30 मिनट की हो जाए या फिर मतलब घंटे से ऊपर 1 घंटे की भी हो जाए, तो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि जो वो वीडियो देख रहा है उसको उससे पता चल जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी। Exactly. तो वो चीज़ ऐसे है, और जिसको ज़रूरत होती है ना वो ढूंढ ही लेता है। yes. तो इसलिए हम कभी, मेरी कोई भी वीडियो में आप ये नहीं सुनोगे कि आप हमें कांटेक्ट करो, आप हमारे से ट्रीटमेंट लो, ये बिना कहे ही फुर्सत नहीं मिल रही है। हम कभी कहते ही नहीं है, क्योंकि भाव जो है वो देने का है। और जब भाव देने का है, क्योंकि अगर ईश्वर ने इस लायक बना दिया, क्योंकि पैदा तो ऐसे हालात में नहीं हुए थे, सही कहा। और ईश्वर की कृपा है जो आज इस लेवल पर पहुंच गए हैं। तो जब उसने बना दिया है और हम भी कुछ लोगों की ज़िंदगी बनाने लायक बन गए हैं, तो फिर इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए। तो वो चीज़ इस सोच के साथ बनाती हूँ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस, और बड़ा सारा प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा, मतलब संभाले नहीं समझ रहा है, इतना प्यार मिलता है लोगों का ना। बहुत अच्छी बात है। मेरा तो पूछ डॉक्टर, मेरा तो बताओ, मेरा किस लेवल पे OCD? मैं बताता हूँ भारती का OCD क्या है।
अरे रोज मेरा नहीं साफ होता। सफाई है, वो हर औरत करती भाई इतनी। वही देखो मैं इसका भी ऑब्सेसिव बताऊंगी, फिर मुझे बताना इसकी कौन सी वाली बीमारी है। मेरा सो भारती को क्या होता है, रोज नहीं लेकिन कभी कभी सुबह उठेगी और जाएगी किचन में और बर्तन वर्तन कुछ साफ सफाई, इधर से ये पूरा घिस घिस के, फिर पुराना कुछ वो कबाड़ निकाल देना, उसमें से पुरानी पीछे इसकी धूल निकालना, और जब तक गंदगी ना निकले ना तब तक मज़ा नहीं आता इसको। और ये अच्छा खासा 1.5-2 घंटा करती है, जबकि घर में हेल्प भी है। और मैंने इसको बहुत बार बोला कि भारती तू शूटिंग से आई है कल, ठीक है, तू ऑलरेडी 8-10 घंटा खड़ी रह के आई है, फिजिकली बोलने का इतना मेंटली काम है तेरा, तू 12 बजे तक सो, अगर सोना नहीं है तो कुछ नेटफ्लिक्स देख ले, कुछ तो कर ले, चिल कर ले। पर इसको उठ के झाड़ू पोछा, मतलब मेरे को क्यों कर रहा है कोई आदमी क्यों कर रहा है? मैं बताती हूँ डॉक्टर, ये मैं पता कैसे हुई हूँ, पति की वजह से। अगर आपका पति, सॉरी आपके भी तो नहीं है ना, पति, इनको ये नहीं समझ आती कि शूज आपने कहाँ से निकाले थे सुबह और वहीं रखने होते हैं। फिर आप कहते हो कि आपकी बीवी को ओसीडी है। ओसीडी कैसे? अगर मैं इसकी चीजें संभालूंगी तो वो ओसीडी थोड़ी है, वो तो मैं काम कर रही हूँ हर्ष। बट आपको किसने बोला? अभी काम वाली तुम्हारा कच्चा उठाएगी। अरे कच्चे नहीं डॉक्टर, ये सॉक्स, ये जूते, सॉक्स, पैंट, शर्ट, और फिर एंड में कच्चा, और फिर अंदर बाथरूम। होता हूँ कि मैं कहाँ गया हूँ मैं पूरा बता रहा होता हूँ कि मैं कहाँ गया हूँ। नहीं बट सच में मुझे है बीमारी। अच्छा। मुझे मेरा घर साफ लगना चाहिए, जो बेड है ना मेरा वो एकदम टाइट होना चाहिए, उसकी चादर पूरा क्लीन लगना चाहिए। ये जब बैठते तो ऐसा लगता है कि 150 बच्चे खेल के गए मैं वो वाली हूँ। बेड में भी ऐसा पूरा रिंकल्स नहीं होनी चाहिए। ये कभी कभी होता है या रोज होता है? कभी कभी होता है। नहीं होता है ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे। तो फिर इनका भी पिछवाड़ा ठीक करो ना। इनका भी क्रश रोज होता है तो मुझे भी फिर रोज होता है। नहीं बट होता है ऐसा होता है, बहुत एविडेंट होता है। मतलब आज अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि ये मतलब ध्यान देने वाली बात है, हुआ है बता। और एक बात बोलूं, मैंने भी कैमरे में देख भी लिया कि हमारी जो काम वाली उसने क्या क्या किया है बेड ठीक है कि नहीं। साफ सफाई सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, इस बंगलों में, उस बंगलों में, घरों में, तो चोरी के लिए लगे हैं, साफ सफाई के लिए थोड़ी। हर जगह। बट ये पूरा देखती रहती है, इसने साफ नहीं किया, वहां कचरा रखा हुआ है। बट ये है कि नहीं बताइए? अगर हर ऑल्टरनेट डेज ऐसा हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न है क्लीनिनेस का, और अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तभी, हाँ, और आपको बहुत एंजाइटी हो रही है और आप दूसरे का वेट नहीं कर रहे हो कि वो ठीक करे और आप खुद ही चले जाते हो उसमें, तो ये ऑब्सेशन ही है। थैंक यू। अरे क्या आपको कोई बेटी नहीं हुई? नहीं, पर मुझे पता है कि मैं सच में कह रही हूँ कि इन्होंने कहा कि आप खुद ही ठीक कर सकते हैं, और मुझे पता है। मैंने कहा ये ऑब्सेशन है, ठीक है ना, ये ऑब्सेशन ही है। क्योंकि अगर आपको ऐसा हो रहा है कि हर ऑल्टरनेट डेज ऐसा हो रहा है तो, है ना, और जिसमें कि आपने जैसे बोला कि कैमरा चेकिंग कंसर्न भी होती है उसमें। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने हस्बैंड के लिए कुछ गाइड करना है ना, अपने सर्वेंट्स को गाइड करना है, ऐसा बना लो, ऐसा कर लो, या बेबी के लिए गाइड करना है, वो एक कंसर्न है, वो कोई ओसीडी नहीं है। या आपको नॉर्मल साफ सफाई पसंद है कि मेरा घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ये वाली वो ओसीडी नहीं होती है। लेकिन जब आपको उससे एंग्जाइटी जुड़ जाए कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप लड़ रहे हो, है ना, आप बेचैन हो रहे हो, वो फिर बीमारी है। क्योंकि साफ सफाई तो हम सबको पसंद है, गंदगी में कौन रहना चाहता है? तो मतलब ये नहीं सुधरेंगे? नहीं, लड़ना नहीं है। हर्ष सुनिए ना, इसको भी समझाओ, हाँ, इसको, हाँ, समझने वाली बात है। ये तौलिया कहीं फेंकना, जागी ना, साथ देगी। आप बोलो इनको भी, तौलिया कहीं फेंकना, जूते कहीं फेंकना, अंडरवियर कहीं फेंकना, ये अच्छी बात नहीं है। वो तो इनका ये है, ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। और एक सेकंड, ये ना वाइफ की या कोई भी फीमेल की एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं। उसके टाइम लग रहा है ऐसी जगह जहां पर वो टाइम नहीं लगाना चाहती है। तो आपको भी सुधरना होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब मैं अभी तो नहीं करता हूँ ना वो चीज। बहुत पहले होता था ये सब, कहीं डाल देना। जब से बच्चा हुआ है ना, जब से मेरे घर बेबी हुआ है, धीरे धीरे आदत बन जाती है। क्योंकि किसी पर्सन को इस तरीके से अभी गोला ना रिपीट करता है जो मैं करता हूँ। जैसे मैं भारती को बोला, मैं भारती मेरे इधर पेन हो रहा है, दबा ना। तो फिर अभी कल रात को वो बोल रहा, मम्मा पेन हो रहा है, दबाओ ना। उसने भी दबाया, जबकि कुछ पेन नहीं था। तो ऐसे करके दबवा रहा है वो भी। तो मैं समझ गया कि नहीं यार, बच्चे रिपीट करते हैं, तो अब आपको भी वहां पर घर पे बैड वर्ड्स नहीं बोलना या साफ सफाई रखना, वो सारी चीजें मैं करता हूँ। पर अपार्ट फ्रॉम दिस, किचन में स्पेशली जाके, जहां आपका काम ही नहीं है,
वहां जाकर साफ सफाई करना क्या ओसीडी है? इन शॉर्ट ना हर्ष आपको सुधरना पड़ेगा, ठीक है? मेरे हाथ मिलाओ जरा। वाह, सच में मैं सच्ची बोलूं मैम, मैं मेरे रोना निकल रहा है कि अगर आपको भी पता है कि आपका घर है, आपने हाउस हेल्प रखे, लेकिन उसके ऊपर कमांड तो आपकी रहेगी ना। आपने वो फ़ोन पे अपने बॉयफ्रेंड से लगी है, उधर दूध उबल रहा है और बर्तन इतने पड़े, तो फिर मैं जाके कहूँगी बेटा ये किया नहीं, तो वो ओसीडी नहीं है, बोलना है कि अरे तो किया क्लेश ही पड़ गया इधर। चलो मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ। सबसे पहले तो हर्ष आपको सुधरना ही पड़ेगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये नहीं चलेगा टॉवल कहीं, अंडरवेयर कहीं, जूते कहीं, ये सब नहीं चलेगा, ठीक हो गया, अरे ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, वो हो और गया। दूसरी बात ये है कि आपका बच्चा छोटा है तो वो हर समय आपको ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे कैसे आपको देख देख के भी सीखते रहते हैं जो आपने उन्हें कभी नहीं सिखाया। तो अभी आपकी एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि आप एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से बात करें। लाइट एनवायरनमेंट एक अलग बात है, आपका चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो और आप जो भी कुछ करें या बोलें वो ऐसा हो जो उसके फेवर के लिए हो, ऐसा होना चाहिए, है ना? तो एक ये भी टिप बीच में ऐड कर देते हैं। अब बात आती है कि ओसीडी के बारे में। देखिए, अगर ऑल्टरनेट डेज पर वाकई आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज आती है और आपको उस स्ट्रॉन्ग अर्ज आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती है और आप जाकर वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, सफाई करना और ये सब चीज़ चालू कर देते हो, तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। अगर वो अर्ज ऐसी है कि हाँ मेड्स या जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और आप जाके इंस्ट्रक्ट कर रहे हो और रिलैक्स हो जाएगा, इंस्ट्रक्शंस दिया आपने, रिलैक्स हो गए, आपको ये नहीं है कि हटा चल मैं ही कर लूँ या सब कुछ बिल्कुल ऑब्सेसिव वे में नहीं कर रहे हो, नॉर्मल वे में। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चलो हटाओ यार मैं ही कर देती हूँ उतने, लेकिन वो क्या है, ऐसे करा और हो गया क्लीन। एक ऐसे नहीं है कि रगड़ रगड़ के अच्छा एक दाग तो नहीं रह गया यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मैं उनको बोल के कि दीदी आप जैसे ये सब्जी बना लो और ये डाल लेना, और मैं टीवी देखती हूँ, थोड़ी हटो दीदी मैं बनाती हूँ। तो फिर तो हर लेडी को ओसीडी हो गया। देखो ऐसे तो हर लेडीज ऐसे ही करती हैं। और इनकी बच्ची मैंने देखी इतनी मैनर्स वाली, इतनी मम्मी के बाल पीछे कर रही थी, क्योंकि पापा बड़े सही होंगे ना। पापा बहुत कंट्रोल में, और मैंने इनसे पूछा भी, कहते पहले हस्बैंड है जो 20 साल से व्रत रख रहे हैं भाई इनके लिए, करवा चौथ का व्रत रखा है। कहाँ से मिलते हैं ऐसे वाले? मेरठ साइड मिलते हैं, मेरठ साइड। सूरज कुंड में कोई मेला लगता है क्या जहाँ अच्छे पति मिलते हो? ये बड़े अच्छे पति हैं मैंने, क्योंकि बच्चे से पता चल जाता है आपका पति बहुत अच्छा है। हमारा बच्चा आएगा, आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा पति कैसा है। उसने आते ही तार खींच देनी, पहले ये कर देना। पर आप सच में आप एक मम्मी भी हैं, और वैसे कहना नहीं चाहिए, इतनी बड़ी बेटी आपकी और आप खुद उसकी बहन लग रही है। आप कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि अभी बच्ची बड़ी हो रही है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स जो बच्चियाँ आपके पास लेके आए, फिर आपके घर में भी बच्ची है, तो आप ये कैसे सॉल्व करती है सारी चीज़ें? जैसे मैं सबसे पहले अपना ख्याल रखती हूँ, मैं अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और उठकर अपना वॉक करना, मेडिटेशन करना, अपना एक रूटीन है मेरा सुबह का फॉलो करना। और क्योंकि मेरा जो क्लिनिक टाइम है वो भी काफ़ी लॉन्ग है, 8 to 6 का बैक टू बैक सेशंस रहते हैं मेरे, क्योंकि वहाँ पर सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटी VIP अपॉइंटमेंट्स, नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स, सारे कैटेगरी अपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो मेरा इंगेजमेंट काफ़ी रहता है, तो मुझे अपनी मेंटल हेल्थ भी ठीक रखनी होती है, क्योंकि सारा दिन मैं नेगेटिविटी के एक्सपोजर में हूँ। अब कोई हालचाल पूछने तो नहीं आएगा ना मैडम कैसे हो, ठीक है? तो वो कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे भी होते हैं जो थोड़े फनी या लाइट नोट पर हो जाते हैं, बट मोस्टली एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान रो ही रहा होता है या बहुत ज़्यादा परेशानी बता रहा होता है। तो मुझे अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जब मैं 6 बजे वहाँ से फ्री होकर 6:30 तक अपने घर आती हूँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी का सारा टाइम होता है। जब वो छोटी थी तब मेरे प्रैक्टिस आवर्स कम थे, लेकिन अभी वो बड़ी हो गई है, 15+ है, और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि एक लेडी तभी इतना ज़्यादा आगे बढ़ सकती है जब उसका पार्टनर बहुत सपोर्टिव हो। तो मेरे पार्टनर का जो अनकंडीशनल सपोर्ट है कि तुम जाओ, कितना आगे जाना है, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, क्या बात, ठीक है? और कोई कुछ भी हो मैं देख लूंगा। क्या बात है, तुमको जो करना है, तुमको आगे बढ़ना है, खूब करो। हर चीज में उनका बहुत अनकंडीशनल सपोर्ट है। क्या बात। तो इसलिए कहते हैं ना, आपकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आप बहुत ज़्यादा शाइन करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो आगे, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वेल मैनर्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, और बहुत अच्छी तरीके से मेरी डॉटर को भी संभाल लेते हैं। मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, इन लॉज, मतलब डॉटर्स, उनकी 2 डॉटर्स हैं, मेरी 2 सिस्टर इन लॉज हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा मुझे ही प्यार करते हैं। तो ऐसा लगता है कि मेरी शादी हो गई, मैं कभी घर ही नहीं चेंज हुआ मेरा, तो मतलब एनवायरनमेंट सेम ही है, ऐसा बहुत ही सपोर्टिव। तो उस वजह से बच्चा डिसिप्लिन में भी रहता है, उसको वो दादा दादी का प्यार, पापा का प्यार। मैं भी बीच बीच में जैसे कभी सेशन चेंज हुआ तो 1 मिनट की कॉल लगा ली,
पता चलता रहता है, मैसेज पे पता चलता रहता है। जैसे भारती बोल रहे थे ना कि मैं फोन पे इंस्ट्रक्शंस मैंने ऐसे, अभी देख भी लिया। तो ये हर फीमेल की कहानी है ये। और इसको ऑब्सेशन नहीं कह सकते, इसको कंसर्न कहते हैं। ये ऑब्सेशन नहीं है, कंसर्नटिव डिसऑर्डर। नहीं हम बिल्कुल सही अच्छा है, लेकिन हाँ, इसमें एक रीजन भी हो सकता है। जैसे जो वर्किंग लेडीज होती है ना, उनको बीच बीच में ना गिल्ट ट्रिप आता है कि शायद मैं उतना ज्यादा अपने हस्बैंड या बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, और वो बीच बीच में उनमें जोश आता है कभी कभी कि आज मैं जो है ना अपना ये वाला रूप भी ज्यादा दिखा देती हूँ। तो बहुत सारी फीमेल्स को ऐसा आता है बीच बीच में बड़ा कि बैलेंस मेंटेन नहीं। औरतों को ना ये जीवन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी मर्द को ये नहीं आता कि अरे यार मैं अपने परिवार को टाइम दे रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में सालों से है कि नहीं यार ये कैसी मर्द तो बात काम है? करते हैं। हाँ। लेकिन औरत को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं अपने परिवार को टाइम दे रही हूँ, कि अगर वो कर्तव्य निभा रही है, काम कर रही है तो काम कर, और घर पे आके रिलैक्स करो। आई स्ट्रांगली बिलीव। पर आपके जितने सपोर्टिव हस्बैंड या मेरे जो हस्बैंड है इतने सपोर्टिव होते कितने हस्बैंड है कि जो ऐसा सोचते हैं। एक दिन बीवी बोल के तो देखे आज मुझे सोना है, पति की हिम्मत है उठा के बता दे। ये क्या होता है ना, औरतें खुद को नहीं, देखो, फिर पति पता क्या कहते हैं, मुझे मेरे को आप एक एक लाइन पूछो कैसे पति मैं बताऊं। जैसे मैं कह दूं मेरे बहुत आज कमर दुखा, हाँ, तेरी बहुत। हाँ सो जा, फिर थोड़ी देर बाद आएगा खाने का, फिर क्या करूं, खाना क्या ऑर्डर करें, फिर मतलब कुछ ऐसा हो कि तू भी खा सके, कि मतलब यार तू तो लेटी हुई है, अभी तो हमारे लग गए भाई, तो क्या मंगाऊं, पिछले कल मंगाया था ना एसिडिटी हो गई थी, तो मतलब कहने का मतलब कि उठ तेरा कैसे बनता है सोना। फिर थोड़ी देर बाद खिचड़ी, हाँ खिचड़ी बना ले चल, आज खिचड़ी खा लेंगे, खिचड़ी मतलब बनाएगी तू ही, यही था ना। इसको बताओ पति को कौन सी बीमारी है अभी बताइए, जो ऐसे करते हैं पति, उनका बताइए क्या इलाज है मैम। ये कोई नहीं कोई नहीं है। ये कहती मैं आपको मैसेज करूंगी, इसके लिए सिर्फ डंडे पे तेल लगा के रखे, और जब भी करे शर्ट उतार के सटा सट कर दे, ये बहुत जल्दी ये जो पति नामक प्राणी जो इस तरीके की हरकतें करते हैं उनका एक अलग ही इलाज होता है, जो प्राइवेटली बताऊंगी मैं आपको मैसेज करूंगी वो। क्योंकि आपको एक ही घर में रहना है हिप्नोटाइज करके अभी बता दिया तो हिप्नोटाइज करके पति को पीटा जाए। बट मैंने एक चीज आपसे पूछनी, आप इतनी सुंदर डॉक्टर हैं, तो आपके पति को है तो टेंशन नहीं होती कि आज भी क्लाइंट ये लड़का आ रहा, बड़ा हॉट लड़का, ये सेलिब्रिटी है, तो उनको होता है कि आज बाल मत खोल, जूड़ा ही बांध के जा पजामे में जा, कुछ ऐसा थोड़ा ऐसा कभी घबराते हैं? वो तो नहीं घबराते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं कि जैसे मेरे कैबिन में एक क्लाइंट आया, तो वो बहुत ही यंग स्मार्ट एकदम वेल ऑफ फैमिली का एकदम एक्सट्रीम हो, वो आते ही ऊपर से नीचे से लुक तो देते ही ना, स्माइल करते ही हैं ऐसा हल्का सा, यार मुझसे शादी कर लो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो आपने पकड़ा नहीं रखा ना, मैं भी चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं मानेंगे। अच्छा ऐसे बोलता है? एकदम से बोलता है यार मुझसे शादी, बहुत ही कैजुअली, बहुत ही कूल वे में, यार मुझसे शादी कर लो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। कह रहा मेरी बर्बाद हो जाएगी। आप भी उसी वे में बोलती, फिर आपने कैसे? सो मैंने सिंपली स्माइल किया, क्योंकि अगर वो मेरे पास आया अपॉइंटमेंट लेकर इतना लंबा वेट करके, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में चैलेंज है। और ये सब चीज़ें माइंड नहीं करते हम, क्योंकि हमें पता है ना कि सामने वाला परेशानी किस रेफरेंस में बोल रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑफेंडेड फील करने या रिएक्ट करने की बजाय बहुत ही कूल काम वे में हैंडल करते हैं। तो मैंने स्माइल किया। मैंने फिर उससे हाय हेलो करके आगे का पूछा, तो पता चला बहुत परेशान है, इतना बड़ा कारोबार बढ़ा लिया है, अब संभल नहीं रहा है, बहुत स्ट्रेस है, घर वालों का शादी पर भी प्रेशर है, और ये सब है। मेरी वीडियोस देख रहा था काफ़ी टाइम से, उसको लगा इतनी सॉर्टेड बंदी है यार, क्या पता अनमैरिड हो तो इसी से शादी कर लेता हूँ। भाई साहब तो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड बंदी। तो ऐसे ना बहुत सारे ऐसे आते हैं जिसमें कि इस तरीके के, तो मोस्टली लोगों को कंसर्न होता है, मैम की शादी हो गई। बाहर ही मेरे स्टाफ से पूछना शुरू कर देते हैं, मैम की शादी हो गई क्या? अरे है ना। और अगर मेरा स्टाफ बता देता है मैम की तो 15 इयर्स प्लस डॉटर है, तो शॉक में चले जाते हैं। तो उसकी दवाई लेते हैं कि मैम हमारा पिछला वाला रहने दो, इसका दो, ये डिप्रेशन की दवाई दे दो। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं ना। अब उस लड़के की शादी हुई जिसने आपको कहा था यस मैम वो उधर बैठे हैं और आज हमारी बेटी है, उस लड़के को ठीक हुआ वो, मतलब हुई? वो डिप्रेशन का शिकार था और उसको रात को नींद भी नहीं आती थी, तो उसको मैंने बहुत हेल्प किया। एक्चुअली हमारे फील्ड में क्या होता है ना कि फीमेल साइकोलॉजिस्ट से ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि उसके साथ लड़का भी कंफर्टेबल और लड़की भी कंफर्टेबली एक्सप्रेस कर पाते हैं। और ये बहुत ही कॉमन है कि जो आपको समझ रहा होता है, एक्सेप्ट कर रहा होता है और आपकी हेल्प कर रहा होता है, उसके प्रति एक सॉफ्ट, एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन सा डेवलप हो जाना, अटैचमेंट। तो ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखती हूँ फीमेल के भी।
तो जो ऐसा है कि नहीं मैम मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, लाइफ लॉन्ग नहीं, मैं चाहे महीने में एक सेशन बाद में भी ठीक होने के बाद भी कंटिन्यू करूं, लेकिन मैं आपके साथ कंटिन्यू, क्योंकि उनको क्या है एक लगाव हो गया। हम कहते हैं ये ना पेड फ्रेंड्स, एक टर्म होती है इसमें ना कि एक पेड फ्रेंड्स बन गए हैं, कि आप ना पे कर रहे हो किसी को और आप ना एक ऐसा कंफर्ट जोन है आपका कि इसके सामने मैंने वेंट आउट कर देना है, साइकोलॉजिकल वॉमिट कर देनी है और इसने तो मुझे संभाल ही लेना है। तो वहां पर वो कंफर्ट आ जाता है। तो ये केवल मेल्स के साथ नहीं है, फीमेल्स के साथ भी है। तो कोई ऐसे बोलते कि काश आप मेरी दीदी होती, एक बच्चा आकर बोलने लगा कि आंटी आपसे एक बात कहूँ, काश आपके जैसे मेरी मम्मा होती, आप मेरी मम्मा बनोगे ऐसे। अब एक छोटा बच्चा है ना, 12 साल का एक बच्चा अगर आपसे ऐसा बोल रहा है, रो रो के परेशान है वो, और ऐसे तो बहुत सारे ऐसे इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं हमारी लाइफ में। और रिलेशन केवल एक वही नहीं है कि कोई मेल ही मुझ पे लाइन मारने के लिए कुछ कह रहा है, फीमेल्स भी जैसे मैंने बताया, और मेल्स का तो एक क्रश हो जाता है थोड़ा सा ना नॉर्मल, बट वो हमें सब पता है कि हमें कैसे बाउंड्री मेंटेन करनी होती है, कैसे सामने वाले को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना होता, उसको इंडिपेंडेंट बनाना होता है। मैंने अपनी जो बुक लिखी है डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, वो भी एक रियल केस पर ही है। तो वो लड़का बिल्कुल होप खो चुका था, तो उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि जब मेरा केस रिकवर हो जाएगा तो आप अपनी जो बुक लिखोगे उसमें मेरे केस को डिफाइन करना। तो मैं चाहती भी थी कि एक ऐसी बुक लिखूं जो बोरिंग ना हो, कोई भी पढ़ सके, मतलब किसी भी इंसान की इंग्लिश भी अच्छी नहीं है उसको भी समझ में आ जाए, कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है उसको भी समझ में आ जाए, और डिप्रेशन का इलाज मिल जाए उसे। तो मैंने केस को डिफाइन करते हुए, सब समझाते हुए कि कैसे डेवलप होता है और क्या क्या आपको करना चाहिए, वो पूरा उसमें ऐसे लिखा है मैंने उसमें। और उसमें पढ़ते पढ़ते इंसान को सोल्यूशंस मिलने लग जाते हैं। तो अब वो जो लड़का था वो मेरे साथ लंबा 1.5 साल तक का सफ़र उसका रहा। तो उसको भी एक टाइम पर ऐसा था कि बस अब ये ट्रीटमेंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका इतना कंफर्ट आ गया था, एक अटैचमेंट वो। तो जैसे वो मेरी इतनी बातें फॉलो करता था तो उसकी जैसे घर वाले भी चढ़ा देते, ओहो डॉक्टर कृषिका जैन से करवाना पड़ेगा क्या, वो उन्हीं की बात मानेगा क्या, ऐसे भी यू नो लाइक ऐसे वो। तो मुझसे आकर भी लिटरली बोलते हैं आप बोल दो एक बार, बस आपकी बात इसके लिए पत्थर की लकीर है। तो इतना अटैचमेंट भी एक डेवलप हो जाता है इस तरीके से ना। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते ही हैं, और कई बार तो बहुत ही वियर्ड से मोमेंट्स भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब से मोमेंट्स भी आ जाते हैं उसमें। तो सब अमेजिंग यार। बट ये आपकी भी अपनी जर्नी भी काफ़ी कमाल रही होगी, क्योंकि हर बार इतने अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स, और हर बार सबको सॉल्व कर कर अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने सॉल्यूशंस पर भी ध्यान देना सच में जो लाइफ में मतलब आप लोगों की अब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कभी आपको भी थी, आज उससे निकल के उसकी डॉक्टर हो और दूसरों को समझा रहे हो, ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। मुझे सच में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और एक बात तो क्लियर होगी कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, पति ठीक करना है बस हमने। हमारी ये बीमारी है, उसके लिए अपॉइंटमेंट कब देंगी? पति भी ठीक करना है, और ये भी ध्यान देना है कि वास्तव में मुझे कोई एंग्जाइटी तो नहीं डेवलप होती अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जाकर इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, वो ठीक है, ठीक है, मैं बता रही हूँ, या मेरे को लग रहा है कि मेड अगर ठीक से नहीं कर रही है या उसको देर लगेगी तो मैं कर रही हूँ, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, या मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे एंग्जाइटी तो नहीं हो रही है, मुझे डर तो नहीं लग रहा किसी बात का, बेचैनी तो नहीं पकड़ रही है, अगर वो चीज़ लगातार माइंड में चल रही है तो ध्यान देने वाली बात है। हाँ, जैसे इन्होंने कहा ना कि पास्ट में कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो आगे जाके फिर आपको वो बन जाती है। पास्ट में ना, जैसे मैंने खतरों के खिलाड़ी किया था कलर्स पे, तो ना वो जिस पे डेड बॉडी रखते हैं ना, उसमें मुझे डाल के बंद कर दिया था। तो जितने भी मेरे ऐसे वाले स्टंट आए कि क्लोस्ट्रोफोबिया वाले बहुत आए, तब से मैं क्लोस्ट्रोफोबिया, मुझे इतना डर लगा कि मैं लिफ्ट में मैं बस गिनती जाती हूँ कि नीचे P1 कब आए या मेरा माला कब आए। फ्लाइट में भी मैं टाइमिंग देखती रहती, मुझे पता नहीं क्यों अभी ये एंजाइटी है, क्लोस्ट्रोफोबिया क्या ये भी एंजाइटी एक तरीके की, इंसान ऐसे क्लस्ट्रोफोबिक हो जाता है जिसमें कि कोई भी क्लोज प्लेस हो, चाहे वो लिफ्ट हो या कोई रूम हो, या जैसे आपने बताया कि जिस पे डेड बॉडी को लिटाकर अंदर ले या इवन MRI की मशीन में भी आप अंदर जाते, कहीं पर भी कुछ भी वैसा जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि छोटी कंजस्टेड सी जगह है और मैं सांस नहीं ले पाऊंगी या घुटन ना हो जाए, फंस ना जाऊं मैं, ठीक है ना, बंद हो गए तो क्या होगा। तो ये एक फोबिया डेवलप हो जाता है जिसमें क्या इंसान को पता है कि इतना भी अनसर्टेनिटी नहीं है कि एकदम से कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो जो एक्सपीरियंस है, उस टाइम उसने क्या फील कर रहा था, वो क्या सोच रहा था, वो सब एक कंडीशनिंग हो जाती है, कंडीशनिंग इफेक्ट होता है। तो उसकी वजह से जब नेक्स्ट टाइम आप सिमिलर सिचुएशन में जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देती है। आप सोचते नहीं हो, आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले से अपने आप को प्रोग्राम करके चलते हो, ये ऑटोमेटिक होता है। लेकिन जैसे आप अपने इंटरनल डायलॉग्स चेंज करोगे, और जैसे कि आप फ्लाइट भी ले रहे हो, लिफ्ट में भी जा रहे हो, तो ये कहते हैं एक्सपोजर कर रहे हो आप।
यानी कि उस सिचुएशन को फेस कर रहे हो, तो हर बार आप पुरानी कंडीशनिंग को वीक कर रहे हो। लेकिन अगर आपने लिफ्ट में जाना छोड़ दिया होता, आप फ्लाइट में बैठने के लिए नानुकुर करने लगते, तो आपका फोबिया बढ़ता चला जाता और अनकंट्रोलेबल। तो आपने बहुत अच्छा किया, और ये एक्सपोजर चालू रखना है। हमें जानबूझकर ऐसे लिफ्ट ही लेनी है। अगर कहीं स्टेयर्स का भी ऑप्शन हो तो लिफ्ट लें कुछ दिनों तक, और वहां पर जाने से पहले अपने आप को पहले से ही एक कमांड दे दें कि मैं लिफ्ट में बहुत आराम से, बिल्कुल नॉर्मली आराम से जा सकती हूँ। ये सच में मैं ये करती हूँ। उस टाइम पर थोड़ा सा डीप ब्रेथ कर लें, 5-7 भी अगर आप लंबी गहरी सांस लेकर इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब वहां जाएंगी, तो रिपीटेशन से, मतलब रिपीटेड एक्सपोजर से आपका ये फोबिया अपने आप ही चला जाएगा बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के। चला जाएगा। और नहीं है तो फिर मुझे याद कर लीजिएगा। 1 साल बाद मिलेंगी मैडम। नहीं, आपके लिए हम स्पेशल जो है ना लाइन तोड़ देंगे। बेटी से एड्रेस ले लूंगी, बेटा मुझे एड्रेस दे देना, आ जाएंगी आपके लिए लाइन तोड़ देंगे। अरे क्या बात है यार दोस्तों, आपके लिए अगर आपको लाइन में नहीं लगना तो डॉक्टर साहिबा के हमने सारे यूट्यूब लिंक्स, ऐप का लिंक और भी जो भी चीज़ें OCD आपके पास जो भी मटेरियल हो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सो दैट कि आप खुद भी जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। अदरवाइज तो मैम का कांटेक्ट और सारी चीज़ें तो डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है जो सिर्फ वीडियोस देखती है, नहीं जा पाती, या ये दूर रहती है, उस शहर में नहीं है। तो आपके लिए इन्होंने बहुत कमाल के वीडियोस बनाए हुए हैं, आप प्लीज जाके देखिए और समझिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक ऐप वाला आइडिया मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ऐप एक ऐसी चीज है ना कि वो आदमी कहीं भी बैठकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वीडियो पता चले मिले ना मिले, लेकिन अगर आपने ऐप डाउनलोड कर दी तो आपका 80% काम सॉल्व हो सकता है। ऐप में एक्चुअली सारी स्पेशल एक्सरसाइजेस है, हर इश्यूज के हिसाब से है और फ्रीली लोगों के लिए अवेलेबल है उसमें। एंड जैसे वीडियोस हैं तो आपको पता है कि अलग अलग कहीं से भी लोग सबटाइटल ऑन कर भी देखते हैं, तो हमने सबटाइटल भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करा रखे हैं उसमें। तो वो सब चीज़ें भी ना लोग ऐसे देखते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन जूम की वजह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से शहर में हो या कौन से देश में आप बैठे हुए हो, जिसको ठीक होना है उसको रास्ते मिल ही जाते हैं। और जिसको ठीक होना होता है तो बहुत सारे लोग वीडियो से भी घर बैठे भी ठीक हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हमें बताते हैं ना कि हम घर बैठे आपकी वीडियो से ठीक हो गए। तो बेसिकली जो मैं ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि विलिंगनेस, ये लाइफ आपकी है, कोई और आपकी हेल्प तभी कर सकता है जब आप सेल्फ हेल्प के लिए तैयार हो। क्योंकि अगर आपने ठान लिया, नो मैटर आपको OCD है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, कोई भी, सब बर्बाद हो गए ना, सब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब सब खत्म हो गया, और आपने उस वक्त ये सोच लिया कि रीस्टार्ट करना है भाई, दोबारा से लाइफ में बाउंस बैक करना है, तो नो मैटर आप कितना भी बुरी कंडीशन में हो, आप दोबारा से उठ खड़े होगे। केवल खड़े नहीं होगे, आप चलोगे नहीं, आप दौड़ोगे दोबारा। और जब बाउंस बैक करता है ना इंसान, तो कमाल का जो टूटता है ना, फिर वो जब जोड़ता है ना अपने आप को, तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होकर बाहर आता है। क्या बात। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट विलिंगनेस। लोगों में विलिंगनेस की कमी होती है, तो वो लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम में स्टक कर जाते हैं, बस वो ही नहीं बाहर आ पाते। क्योंकि क्या है कि कोई रियलिटी कैसे बनेगी, सिर्फ सोचने से या एक्शन लेने से, है ना। तो कोई भी चीज़, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ऐसे कहते हैं ना कि बस सोचे जाओ, सोचने से नहीं होता, अट्रैक्शन में एक्शन होता है। तो ऐसे ही ये हीलिंग में भी एक्शन लेना पड़ता है। केवल आपको सिर्फ सोच लिया मैंने, हाँ मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। डिप्रेशन दूर करने के लिए मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग करनी है, अच्छा डाइट लेना है, करना भी तो पड़ेगा। सही बात है। ठीक है, केवल सोचने से थोड़ा ना हो जाता है, एक्शन लेते ही रियलिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि जो बॉडी है ना, ये कब काम करती है आपके लिए, जब आप इसे माइंड से पुश करते हो। तो सबसे पहले तो थॉट ही लगेगा कि मुझे चेंज करना है, और फिर बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे आपका बेबी छोटा सा है, तो मैं बताती हूँ, आपने उसे, गर्दन भी उसकी 2-3 महीने में टिकती है बच्चे की, फिर आपने बैठना सिखाया होगा उसे, तो वो एक दिन में नहीं बैठा होगा, आपने सपोर्ट लगा के उसे बैठा, फिर आप उसे चलना सिखाया होगा, तो एक दिन में नहीं चलना सीखा। तो ऐसे करते करते आपने उसे रिपीटेड ट्रेनिंग दी होगी, और आज वो क्या है, आपके सामने दौड़ता हुआ, ठीक है ना, आपके सामने बोलता है। तो बॉडी रिपीटेशन से ट्रेन होती है, बॉडी एक बार के इंस्ट्रक्शन से नहीं होती ट्रेन। आपको अगर आज कुछ नई चीज सीखनी हो, एक बार हमने बोल दिया, एक बार सुन लिया, तो नहीं, रिपीटेशन से ट्रेन होती है। अगर आपको कोई भी चीज ऑटोमेटिक करनी है, ऑटोमेशन पर लेकर जाना है, तो आपको रिपीटेशन कराना ही पड़ेगा। फिर आपकी बॉडी आपके बिहाफ पर अपने आप काम करने लगेगी। क्योंकि लाइफ में 3 ही ब्यूटीफुल ऑटोमेशन है। पहला जो कुदरत का है, दिन अपने आप निकल रहा है, चांद तारे अपने आप निकल रहे हैं, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, सब हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। दूसरा ऑटोमेशन है आपके इंटरनल ऑर्गन्स का, कि आप खुद ही ब्रेथ आ रही है जा रही है, आपके किडनीज, पैनक्रियास, सब लंग्स सब ऑटोमेटिकली काम करें, आपका कोई रोल नहीं है। तीसरा ऑटोमेशन वो होता है जो भी हम रिपीट करते हैं, कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाता है।
और बस यहीं पर हम लोग चूक जाते हैं और यहीं हम गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि हम उन एक्शंस को रिपीट करते हैं जो हम एक्चुअली चाहते नहीं हैं। और वो जब बार बार आप रिपीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका हाथ आपके मोबाइल पर चला जाता है। आप सोच कर नहीं करते कि अभी मुझे इंस्टाग्राम देखना है, आपका फ़ोन पे हाथ गया और आपकी रील्स चलने लग गई, और कुछ टाइम बाद आपको अवेयरनेस है, अरे मैं क्या करूँ, आधा घंटा 1 घंटा निकल गया, क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्रोग्राम रन करा था ऑटोमेशन पे। तो ये जो तीसरा वाला है ना, इसके लिए बड़ा माइंडफुल होना चाहिए। अगर आपने सही तरीके से प्रोग्राम कर लिया तो ऑटोमेशन पे आपकी लाइफ मस्त चलेगी, सुबह अपने आप ही आंख खुलेगी, अलार्म की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ मोटिवेटेड और डिसिप्लिन बंदे बन जाओगे। लेकिन अगर आपने ये ऑटोमेशन बिगाड़ दिया और आपने नेगेटिवली प्रोग्राम कर लिया, तो आपका शरीर और आपका माइंड ही आपको नेगेटिव सजेशन दे के आपको बर्बाद कर देगा। तो ये जो तीसरा ऑटोमेशन कुदरत ने हमारे हाथ में दे दिया है, बस यहीं पर ही समझदारी काम करती है कि कौन अपने आप को कैसे प्रोग्राम करता है। तो सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो आपका ये थर्ड ऑटोमेशन है कि आपको रिपीटेड एनवायरनमेंट कैसा मिला, आपने रिपीटेड क्या किया, रिपीटेड आप कैसा सोचते हैं। जो भी आप रिपीट करेंगे वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। बस ये गड़बड़ है। इतनी आज के पॉडकास्ट में हमको भी बहुत ऐसा पॉजिटिव फील आ रहा है। मुझे भी हुआ कि मैं ठीक हूँ। नहीं, ये बहुत 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 कमाल की चीज है यार, बहुत बड़ी चीज है। इसको कहते हैं भारतीय रीअश्योरेंस। ओसीडी वाले बड़े रीअश्योरेंस लेते हैं। हाँ, है ना, मैंने भी इसीलिए लिया, मैं ठीक हूँ। पर आपने मुझे बता दिया कि अगर आप ऐसा करो, उससे पकड़ के जा करते रहते हो, एंग्जाइटी होती है। अगर आपको अनकंट्रोलेबल एंग्जाइटी, डिस्कम्फर्ट होता है, आप अपने आप को ना 10 दिन तक ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर आपको ये अर्ज आती है कि मैं ये कर लूँ या कुछ भी है और आप उसको कंट्रोल कर पाते हो, तो ये नॉर्मल एक क्लीनिंग का कंसर्न है। लेकिन अगर आपके एंग्जाइटी कंट्रोल नहीं होती है और आप कंपल्सिव वे में कर रहे हो, तो ये माइल्ड लेवल का आपको ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी इतना लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है इसकी वजह से। चलिए, थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल द सजेशंस एंड ऑल द नॉलेज। आप सब लाइक करें, शेयर करें, और मैम के सारे डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो प्लीज़ जाकर चेकआउट करिए उनका यूट्यूब चैनल, डाउनलोड करिए उनका ऐप, और प्लीज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उनके रील्स, उनके शॉर्ट्स, वो सारी चीज़ें आप देखकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मिलने का टाइम तो है नहीं, पर नंबर लगा के रखिए भाई, कभी ना कभी नंबर आ ही जाएगा आपका, है ना। थैंक यू सो मच गाइज। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू।